अमित तो मधु का इकलौता भाई था। मधु चाहती थी कि वह अपने भाई की शादी में अपनी सभी सहेलियों को बुलाए, इसलिए उछलते हुए वह बोली, भैया 30 कार्ड तो मुझे भी चाहिए क्योंकि मैं अपनी सब सहेलियों को आमंत्रित करूंगी। अभी उन तीनों की बातें चल ही रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। मधु दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ी। उसे इंतजार था पोस्टमैन का। उसने सोचा कि शायद आज उसकी सखी रेखा का पत्र आया होगा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर धनीमल जी खड़े थे। मधु ने उनका अभिवादन किया और अंदर बुलाकर बैठने को कहा। धनीमल जी की आवाज़ सुनकर मायाराम जी भी बाहर आ गए। वे दोनों सोफे पर बैठकर बातें करने लगे। धनीमल जी ने कहा, भाई साहब, शादी का सिर्फ 1 महीना रह गया है। मैंने सोचा कुछ लेन देन के बारे में बात कर रहा हूँ। उत्तर में मायाराम जी हल्का सा मुस्कुरा दिए। देखिए भाई साहब, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया था कि शादी में हम 5 लाख लगाने की सोच रहे हैं। अब आप ही बताइए कि यह पैसा आप कैसे खर्च कराना चाहते हैं। जी, जैसा आप उचित समझे वैसे ही खर्च कर दे। वैसे तो भगवान की दया से हमारे पास एक रहने योग्य मकान भी है और घर में हर तरह की सुख सुविधा भी है और सामान भी है। धनीमल जी ने बड़े ही अंदाज से कहा, भाई साहब, यह बात तो आपकी सही है, पर मैं सोच रहा हूँ कि 3 लाख का तो एक फ्लैट मैं सरिता के नाम कर दूँ। फ्लैट का नाम सुनकर मायाराम जी चौंके और बोले, फ्लैट का क्या करना है? अच्छा खासा मकान है हमारा, कमरे भी कई हैं, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं। पर भाई साहब, आजकल के बच्चे तो अलग रहकर ही अपनी गृहस्थी बसाना चाहते हैं। यह बात सुनकर मायाराम जी को क्रोध आ गया। वे गुस्से में बोले, तो क्या आप यह चाहते हैं कि अमित आपके फ्लैट में जाकर अपनी गृहस्थी बसाएगा? क्या हमने इसी दिन के लिए उसे पालकर बड़ा किया है? अरे आप तो नाराज हो गए। धनीमल जी ने कुछ संभल कर कहा, बात ऐसी है, मैंने अपनी दोनों बड़ी बेटियों को भी एक एक फ्लैट शादी में दिया था। इससे उन्हें शादी के बाद गृहस्थी बसाने में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा और मैं चाह रहा था कि सरिता को भी एक फ्लैट दे दूं। फ्लैट की बात मायाराम जी के दिल में जा चुकी। उन्हें यह आभास होने लगा कि यह सब धनीमल जी की चाल है और वे शादी के बाद अमित को हमसे अलग करा देंगे। यह बात ध्यान में रखते हुए मायाराम जी ने उनसे पूछा, क्या सरिता हमारे साथ रहना पसंद करेगी? धनीमल जी ने बड़े विश्वास के साथ उत्तर दिया, हाँ, क्यों नहीं, पर आप तो जानते हैं कि सरिता ने कभी अपने हाथ से एक गिलास पानी तक लेकर नहीं पिया है। पर शादी के बाद तो थोड़ा बहुत काम सभी को करना होता है। हाँ, सो तो है, परंतु सरिता छोटी बेटी होने के कारण बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार में पली है। धनीमल जी बोले। मायाराम जी कुछ उत्तेजित हो उठे और बोले, कम लाड़ प्यार में तो हमारा अमित बेटा भी नहीं पला है और अमित हमारा इकलौता बेटा है, उसकी हर सुख सुविधा का ध्यान रखा है हमने। धनीमल जी ने बात पलटते हुए कहा, भाई साहब, आप ये रुपए किस तरह से खर्च कराना चाहते हैं? रुपए? ईश्वर की दया से पैसे की कोई कमी नहीं है हमारे पास। पिछले साल ही तो अमित को फैक्ट्री लगवाई है। बस हम एक सुशील बहू चाहिए जो घर में सबके साथ प्रेम से रह सके। लगता है भाई साहब आप मेरी बात से नाराज़ हो गए हैं। मैंने किसी बुरे विचार से कोई बात नहीं कही। ठीक है, इस समय तो मैं चलता हूँ, आप विचार कर लीजिए इतना रुपया किस तरह से खर्च कराना है। मैं कल आकर आपसे पूछ लूँगा। पर हाँ, एक बात ध्यान में रखिएगा कि मुझे 3 लाख का एक फ्लैट तो देना ही है, बाकी 2 लाख कैसे खर्च कराना है वह आप सोच लें। यह कहकर धनीमल जी सोफे से उठकर खड़े हुए और अपनी कार की ओर चल दिए। धनीमल जी की बातों ने मायाराम जी के मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव छोड़ा कि उनका सिर चकरा गया। इस समय वे ऐसे दुराहे पर खड़े थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन से रास्ते पर चला जाए। मायाराम जी की पत्नी उन्हें परेशान देखकर समझ गई कि धनीमल जी कोई ऐसी बात कह गए हैं जिसके कारण उनके पति इतने परेशानी में पड़े हैं। धनीमल जी की कही एक एक बात मायाराम जी के मस्तिष्क में घूमने लगी। तभी उनकी पत्नी वहां आकर बैठी और उनकी परेशानी का कारण पूछने लगी। उन्होंने उदास स्वर में बताया, धनीमल जी 3 लाख का एक फ्लैट अपनी बेटी को देना चाहते हैं। कह रहे थे कि आजकल के बच्चे तो अलग रहकर ही गृहस्थी बसाना चाहते हैं। यह बात सुनकर उनकी पत्नी भी उत्तेजित हो गई और गुस्से में बोली, यह सब बात करने की हिम्मत कैसे हुई उनकी? क्या वह हमारे बेटे को हमसे अलग करना चाहते हैं? उनके स्वयं कोई बेटा नहीं है, वह क्या जाने बेटे के अलग होने का क्या दुख होता है। अपने माता पिता को उत्तेजित स्वर में बोलते सुनकर अमित ने कमरे के अंदर प्रवेश किया। अमित को देखकर मायाराम जी ने कहा, बेटे अमित, सुना तुमने?
धनीमल जी अपनी बेटी के नाम एक फ्लैट दे रहे हैं। वे कहते हैं कि आजकल के बच्चे अलग रहकर गृहस्थी बसाना चाहते हैं। आपने क्या जवाब दिया उनकी इस बात का? अमित ने क्रोध भरे स्वर में कहा। जवाब? मैंने तो कोई जवाब नहीं दिया। वह चाहते हैं कि मैं अपने बेटे को उनके व उनकी बेटी के हाथों बेच दूं। यह कहते कहते मायाराम जी कुछ अधिक उत्तेजित हो गए। बेटा अमित, अब इस बात का फैसला तुम्हारे हाथ में ही है। जैसा तुम उचित समझो वैसा करो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। यह कहकर मायाराम जी कमरे से बाहर चले गए। अमित के हृदय में तूफान उठ रहा था, एक ऐसा तूफान जिसकी कोई ऊंचाई उसे नजर नहीं आ रही थी। वह बालकनी में इधर से उधर घूमता रहा। उसके हृदय में अनेक विचार घुमड़ने लगे। आज उसे अधिकार था स्वयं अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का। इतना बड़ा फैसला आज उसे स्वयं करना था। मीनू के हॉस्टल का वातावरण कुछ शांत सा हो चला था। चहलकदमी करते हुए लड़कियों के झुंड अब बाहर नहीं दिखाई दे रहे थे। सब अपने अपने कमरों में बैठी अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी। उनकी परीक्षा शुरू होने में सिर्फ 15 दिन शेष रह गए थे। मीनू बचपन से ही पढ़ाई में विशेष रुचि रखती थी। परीक्षा के दिनों में तो उसे खाने की भी सुध नहीं रहती थी। वह आजकल कॉलेज भी नहीं जा रही थी। परीक्षा से पूर्व का अवकाश चल रहा था। वह हर समय अपने कमरे में अपनी पुस्तकों के साथ रहती। जब पढ़ते पढ़ते थक जाती तो अपनी सहेली माया के साथ बैठ 5 मिनट बातें कर लेती। आज मीनू को कुछ ज़्यादा ही थकान महसूस हो रही थी। उसके सिर में तेज दर्द था। वह अपनी किताब पेट पे रखकर तकिए के सहारे लेट गई। मीनू का चेहरा बुखार के कारण तमतमा रहा था। माया अपने पलंग से उठकर मीनू के पास आई और उसके माथे पर हाथ रखा तो दंग रह गई। उसका शरीर ज्वर से तप रहा था, चेहरा तमतमा रहा था। उसे इस हालत में देखकर माया स्वयं ही उसके लिए दवाई लेने चली गई। इस समय मीनू अपने कमरे में अकेली थी। तेज ज्वर के कारण सारे बदन में दर्द था। ऐसे समय में हर किसी को ही तो अपनी माँ की याद आती है। सो मीनू को भी अपनी माँ की याद आ गई। बिस्तर पर लेटे हुए अतीत की स्मृतियों में खो गई। एक बार जब वह 8वीं कक्षा में पढ़ती थी तब उसे तेज ज्वर हुआ था। ज्वर में उसने ना जाने क्या क्या बड़बड़ाना शुरू कर दिया। उसकी इस हालत को देखकर माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। डॉक्टर ने बर्फ़ की पट्टियाँ सिर पर रखने के लिए कहा था। माँ ने सारी रात बैठकर बर्फ़ की पट्टियाँ उसके सिर पर रखी। सारी रात माँ उसी के पास बैठी रही। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो माँ के चेहरे पर सारी रात जागने की थकान स्पष्ट दिखाई दे रही थी, परंतु उस समय तक मीनू का ज्वर उतर चुका था। इस बात का उन्हें संतोष था। आज मीनू को अपनी माँ की याद आ गई। यदि माँ होती तो उसकी कितनी सेवा करती। कितना तेज दर्द था उसके शरीर में, परंतु यहाँ मीनू किससे बदन दबाने के लिए कहती। माँ तो स्वयं ही उसका सिर दबाने बैठ जाती थी। परंतु माया भी मीनू का कम ध्यान नहीं रखती थी। मीनू को ज्वर से पीड़ित देखकर वह स्वयं ही दवाई लेने चली गई थी। जैसे ही मीनू ने करवट लेने की कोशिश की वैसे ही माया ने कमरे में प्रवेश किया। वह डॉक्टर से मीनू के लिए दवाई लेकर आ गई। उसके लिए 1 कप चाय बनाकर माया ने उसे दवाई दी। उसके बाद उसका सिर दबाने बैठ गई। कितना अच्छा लग रहा था मीनू को इस समय। कितना अपनापन आ गया था माया के व्यवहार में। मीनू का मन माया के प्रति स्नेह से भर गया। सिर दबाने में मीनू को इतना आराम मिला कि ना जाने कब उसे नींद आ गई और सुबह ही उसकी आंखें खुली। प्रातःकाल जब मीनू की आंखें खुली तो उसके शरीर का दर्द समाप्त हो गया था। ज्वर भी कम लग रहा था। माया भी सो रही थी। शायद रात देर तक पड़ी होगी। मीनू ने अपनी करवट बदली और माया की ओर मुंह करके लेट गई। सोती हुई माया को देखकर मीनू के हृदय में उसके लिए प्यार उमड़ पड़ा। घर से बाहर रहकर दूसरे लोग ही अपने हो जाते हैं। माया की जब आंखें खुली तो मीनू की दवाई का समय हो गया था। वह तुरंत बिस्तर से उठी और उसने मीनू को दवाई दी। दूसरे दिन तक मीनू का ज्वर उतर गया था। 2 दिन की बीमारी में ही मीनू को काफ़ी कमजोरी हो गई थी। कुछ ही दिन पश्चात मीनू की परीक्षा शुरू हो गई। उसने काफ़ी लगन, मेहनत व साहस का परिचय दिया। उसके सभी पेपर अच्छे हो रहे थे। अब उसे इंतजार था अंतिम पेपर का, कब उसके पेपर समाप्त हों और वह अपने घर जाए, अपनी माँ, पिताजी, भाई बहन से मिले। उसे बहुत समय हो गया था। आज कितनी खुश थी वह। उसकी परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। कितना उत्साह था उसके हृदय में अपने घर जाने का। कमरे में पहुंचते ही उसने अपना सारा सामान संवारना शुरू किया। परीक्षा के दिनों में वह अपने कपड़े नहीं धो पाई थी, इसलिए उसके गंदे कपड़ों का ढेर लग गया था। उसने अपने गंदे कपड़े एक बैग में भर लिए। दूसरी ओर माया भी अपने घर जाने की तैयारियों में लगी थी। उसने भी अपना सब सामान लगाया। वे 2 महीने की छुट्टियों में अपने अपने घर जा रही थी। माया व मीनू दोनों एक ही साथ हॉस्टल से अपने घर जाने के लिए निकली।
उन दोनों के घर के रास्ते अलग अलग थे। मीनू को मीरापुर जाना था तो माया को अलीगढ़, इसलिए उन दोनों ने वहीं से एक दूसरे से विदा ली। मीनू जब अपने घर पहुंची तो पिताजी उस समय पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके थे, अब अपने काम पर भी जाने लगे थे। पिताजी को स्वस्थ देखकर उसको बहुत अच्छा लगा। माँ ने तो मीनू को अपने सीने से ही लगा ली। आशा और रोहित खुशी से झूम उठे। दीदी दीदी कहकर उन्होंने अपनी सारी इकट्ठी की हुई बातें मीनू को बता दी। मीनू भी प्रसन्नतापूर्वक उनकी बातें सुनती रही। तभी माँ को ध्यान आया, मीनू से इसकी परीक्षा के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं। वह मीनू के पास आई और बोली, मीनू बेटे, तुम्हारे पेपर कैसे हुए? तुमसे मिलकर भी खुशी में तो पूछना ही भूल गई। माँ, मेरे पेपर अच्छे हो गए और बाकी परीक्षा फल से ज्ञात होगा। ठीक है बेटा, अच्छा है। तुम तो प्रथम श्रेणी में ही पास हो जाओ, अभी तक तो हमेशा प्रथम ही आई हो, माँ ने बड़े विश्वास के साथ कहा। हाँ माँ, मैं भी यही चाहती हूँ, क्योंकि इस समय मेरा उद्देश्य सिर्फ जीवन में कुछ बनने का है। और माँ, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, जिससे मुझे प्रेरणा मिलती रहती है। हाँ मीनू, हर माता पिता का आशीर्वाद अपने बच्चों के साथ रहता है, पर बच्चों की अपनी लगन और परिश्रम भी तो होती है, जो कि उनके लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। यह कहकर माँ बाहर चली गई। अगले दिन मीनू अपने कमरे में बैठी साप्ताहिक पत्रिका पढ़ रही थी कि पिताजी ने कमरे में प्रवेश किया। वह उनके पास आकर पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने मीनू से कहा, मीनू बेटी, परसों तुम्हारी बुआ जी का पत्र आया है। उन्होंने इसमें से एक लड़के के विषय में बताया है। वह दिल्ली में इंजीनियर है, 3,000 रुपये महीना पा रहा है। यदि तुम पिताजी अभी वाक्य पूरा भी ना कर पाए थे कि मीनू बोल पड़ी। पिताजी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं भी अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर शादी नहीं करूँगी। बेटी, बात तो ठीक है, परंतु लड़का बहुत अच्छा है। ऐसे लड़के रोज कहाँ मिलते हैं। यदि लड़का बहुत अच्छा है तो आशा के लिए बात चला दीजिए। आशा देखने में भी सुंदर है, पसंद तो आ ही जानी चाहिए। मीनू बेटा, हमारा दिल गवाही नहीं दे रहा ऐसा करने के लिए। पिताजी कुछ उदास होकर बोले, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मेरे कहने से आप आशा के लिए वहाँ शादी की बात पक्की कर दीजिए। ईश्वर ने चाहा तो वहाँ बात पक्की हो जाएगी, मीनू ने बड़े विश्वास के साथ कहा। इतने में ही माँ ने भी रसोई घर से कमरे में आकर मीनू की बात का समर्थन करते हुए उनसे कहा कि उस इंजीनियर लड़के से आशा के लिए बात कर लीजिए। और सबकी सलाह से पिताजी आशा का रिश्ता लेकर दिल्ली गए। लड़का देखने में अच्छा था, उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने आशा का फोटो उन्हें दे दिया। मांग के नाम पर उन्हें सिर्फ सुंदर लड़की चाहिए थी। आशा को दिखाने की तिथि निश्चित की गई। आशा देखने में तो सुंदर थी ही, साड़ी पहनकर जब उसने छोटी सी बिंदी अपने माथे पर सजाई तो उसका रूप और अधिक निखर आया। आशा को देखने के लिए इंजीनियर आलोक, उसके मम्मी पापा व उसकी बड़ी भाभी आए। आशा जब उन लोगों के पास पहुंची तो उस समय आशा ही चमक रही थी, और सब लोग जो उसे देखने आए थे साधारण रंग रूप के थे, इसलिए उसे नापसंद करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। आशा का रिश्ता पक्का हो गया। लड़के वालों को यह बात बता दी गई थी कि इसकी बड़ी बहन की शादी अभी नहीं हुई है, क्योंकि वह अभी वकालत पढ़ रही है। आशा की शादी की तिथि पंडितों ने 4 महीने बाद की सुझाई। अब घर में सब उसकी ही तैयारियों में लग गए। रविवार का दिन था। मीनू टेलीविज़न पर कार्यक्रम देख रही थी कि नीलिमा के भाई अशोक ने आकर बताया कि नीलिमा मेरठ से आई है और तुम्हें याद कर रही है। नीलिमा का नाम सुनते ही वह खुशी से झूम उठी और अपनी प्रिय सखी से मिलने के लिए बेचैन हो गई। इस समय माँ घर में नहीं थी, पड़ोस में किसी के घर गई थी, इसलिए इस समय उसका जाना संभव ना था। माँ के घर में आते ही उसने उन्हें बताया कि आजकल नीलिमा ससुराल से आई हुई है। माँ से आज्ञा लेकर वह नीलिमा के घर चली गई। मीनू को देखकर नीलिमा की प्रसन्नता का तो ठिकाना ही न रहा। वह मीनू से बोली, मीनू चलो कमरे में चलते हैं, वहीं आराम से बैठकर बातें करेंगे। वे दोनों कमरे में जाकर आराम से बैठ गई। नीलिमा का उतरा हुआ चेहरा मीनू ने पूछा, नीलिमा क्या बात है भाई, आजकल कुछ कमज़ोर सी नज़र आ रही हो, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ वैसे तो ठीक है, परंतु मुझे उल्टियों ने परेशान कर रखा है। ओह अच्छा, यह तो आप खुशखबरी सुनाने जा रही हैं, बड़ी अच्छी बात है, मीनू ने हंसते हुए कहा। इतने में ही अशोक ने कमरे में प्रवेश किया। वह भी उन दोनों के पास बैठकर बातें करने लगा। मीनू अशोक से बातें करने में हमेशा लज्जा अनुभव करती थी, परंतु आज वह भी उससे घुल मिलकर बातें कर रही थी, क्योंकि हॉस्टल में रहने पर संकोच स्वयं ही कम हो गया था। कुछ देर बातें करके अशोक वहाँ से उठकर चला गया। नीलिमा को ज़्यादा देर बैठने पर थकान होने लगी थी।
वह पलंग पर जाकर लेट गई। मीनू भी उसी के पास बैठ गई और वे दोनों फिर बातें करने लगी। तभी नीलिमा ने मीनू से शादी के बारे में पूछ लिया। मीनू, तू शादी नहीं कर रही अभी? मैंने सुना है आशा का रिश्ता तय हो गया है। हाँ नीलिमा, आशा का रिश्ता हो गया और लड़का इंजीनियर है, घर भी अच्छा है। पर मीनू, तू अभी शादी के लिए तैयार क्यों नहीं है? नीलिमा ने पूछा। नीलिमा, अब मैं कुछ निराश सी हो गई हूँ। कौन करेगा मुझसे शादी? क्या बात करती है मीनू? मेरे अशोक भैया तो तेरे बहुत दीवाने हैं, हमेशा तेरी ही प्रशंसा करते हैं। यह बात सुनकर मीनू के चेहरे पर कुछ मुस्कुराहट सी झलकी। मुस्कुराते हुए बोली, चल, कोई तो है जो मेरी प्रशंसा करने वाला भी है। मीनू, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, तो तैयार हो जा, तेरी शादी अशोक भैया से करा दूंगी। नीलिमा ने बड़े विश्वास से कहा। नहीं नीलिमा, मैं अभी शादी नहीं करूँगी। देख, मैं वकालत पढ़ रही हूँ और अभी सिर्फ 1 ही साल पूरा हुआ है। जिस लक्ष्य को लेकर चली हूँ उसे पूरा होने दे, उसके बाद ही शादी के लिए सोचूंगी। मीनू, तू तो शादी के बाद भी तो पढ़ सकती है। नहीं नीलिमा, शादी के बाद मैं उतनी लगन व मेहनत से नहीं पढ़ पाऊंगी। आज नीलिमा ने सोचा था कि मीनू को किसी तरह शादी के लिए तैयार कर लेगी, परंतु मीनू के हट के सामने उसकी एक न चली। कुछ देर तक दोनों बैठी इधर उधर की बातें करती रहीं। थोड़ी देर बाद मीनू अपने घर आ गई। नीलिमा के ये शब्द कि अशोक भैया तेरे बहुत दीवाने हैं और हमेशा तेरी ही प्रशंसा करते रहते हैं, बार बार मीनू के हृदय को तार झंकृत कर देते। आखिर वह भी तो एक लड़की है और हर लड़की अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होती है। आधी रात तक मीनू करवटें बदलती रही और नीलिमा के कहे शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। उसकी समझ में यह नहीं आया कि वह जिस लक्ष्य को लेकर चली है उसे बीच में ही छोड़कर शादी कर ले या उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत से पढ़े। इसी उधेड़बुन में उसे नींद भी आ गई। मीनू का परीक्षा फल निकल गया था। उसने प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। आज वह अपना परीक्षा फल प्राप्त करके बहुत अधिक प्रसन्न थी। अब उसे लगा कि अपनी मंजिल की पहली सीढ़ी चढ़ गई है। मीनू की 2 महीने की छुट्टियां भी समाप्त हो चली थीं। अभी तक वह आशा की शादी की तैयारियों में ही व्यस्त थी। 2 दिन बाद उसे हॉस्टल जाना था, इसलिए अब वह अपने जाने की तैयारी करने लगी। आखिर मेरठ जाने का भी दिन आ ही गया। 2 महीने घर में सबके साथ रहने पर घर के प्रति मोह और अधिक बढ़ गया था। कितना अजीब सा लग रहा था उसे घर छोड़कर जाना। हॉस्टल पहुंचने पर मीनू को कई नए चेहरे भी दिखाई दिए, परंतु जैसे ही वह माया से मिली उसका चेहरा खिल उठा। माया ने उसके प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर उसे बधाई दी। कॉलेज खुलते ही मीनू की नियमित पढ़ाई शुरू हो गई थी। वह शुरू से अपनी पढ़ाई नियमित रूप से ही करती थी और जिसका परिणाम यह होता था कि वह सदैव ही प्रथम श्रेणी में पास होती रही। रविवार का दिन था। आज मीनू को बाजार जाना था। माँ ने आशा के लिए साड़ी व चप्पल खरीदने के लिए कुछ रुपए दिए थे। मीनू अकेले ही बाजार जाकर खरीदारी नहीं कर सकती थी, इसलिए उसके आग्रह पर माया उसके साथ चलने को तैयार हो गई। उसने आशा के लिए 4 साड़ियाँ खरीदी। उसके बाद वे दोनों चप्पलों की दुकान पर पहुंची। अभी वे दोनों चप्पलें पसंद कर रही थी कि मीनू को सामने अमित दिखाई दे गया। अमित अपनी छोटी बहन के साथ चप्पल खरीदने आया था। मीनू को सामने खड़ा देखकर वह उसे एक टक देखता ही रह गया। मीनू को देखते ही अमित का दिल कुछ कहने के लिए बेचैन हो उठता था, परंतु उसे मीनू से बात करने का अवसर ही न मिल पाता था। अमित को अपनी ओर आता देखकर तथा एक टक लगातार देखते हुए पाकर मीनू माया से बोली, चलो माया, यहाँ से चप्पलें पसंद नहीं आ रही। माया उसकी बात नहीं समझ पाई थी, इसलिए वह बोली, नहीं मीनू, यहाँ तो बहुत सुंदर सुंदर चप्पलें हैं, इन्हीं में से पसंद कर लो। माया के कहने पर उसने उन्हीं में से 2 जोड़ी चप्पलें पसंद की और उन्हें खरीद कर वहाँ से चल दी। माया उसकी इस जल्दबाजी का कारण नहीं समझ पा रही थी, यद्यपि उसके हृदय में उठी बेचैनी का आभास हो रहा था। मीनू जब भी अमित को देखती उसकी अतीत की स्मृतियां फिर ताज़ा हो जाती। उसे याद हो आता वह दिन जब अमित के घर वालों ने उन सब को धोखा दिया था, उनसे झूठ बोला था। उससे मिलते ही अजीब सी घृणा मीनू के हृदय में भर जाती। जैसे ही मीनू हॉस्टल में पहुंची, उसके हाथों में साड़ियों के डिब्बे देखकर सभी लड़कियां उसके पास आ गईं। सभी ने एक एक करके साड़ियां खोलकर देखी। फिर सभी ने मजाक भरे शब्दों में उससे पूछना शुरू किया। पहली लड़की बोली, मीनू बड़ी सुंदर साड़ियाँ खरीद कर लाई हो, क्या अपनी शादी के लिए खरीदी है? दूसरी, मीनू तुम्हारी शादी पक्की हो गई, हमें बताया तक नहीं। तीसरी बोली, मीनू कैसे हैं हमारे जीजा जी, उनका फ़ोटो तो होगा तुम्हारे पास, जरा हमें भी तो दिखाना।
उस पर चौथी बोली, मीनू क्या करते हैं हमारे जीजा जी? पांचवी, शादी करके कहाँ जाओगी मीनू, कहाँ रहते हैं हमारे जीजा जी? यह बात करके सब हंस पड़ी। इतने सारे प्रश्न एक साथ बौछार हो गई। मीनू को बोलने का किसी ने अवसर ही नहीं दिया। जब सब चुप हो गई तब मीनू ने शांत स्वर में बताया कि आशा की शादी के 2 दिन रह गए थे। मीनू भी मेरठ से 3 दिन पहले ही आ गई थी। उसने घर आकर माँ के साथ काफ़ी काम कराया और काफ़ी काम बाकी था जो कि अगले 2 दिन में करना था। आशा यद्यपि मीनू की छोटी बहन थी, परंतु मीनू को कभी भी यह एहसास नहीं हुआ कि उसकी छोटी बहन की शादी उससे पहले हो रही है। उसकी बुआ जी भी शादी से 2 दिन पहले आ गई। मीनू के पिताजी व माँ को इस बात की शंका थी कि कहीं मीनू की बुआ जी उसे ऐसे ऐसे शब्द ना कहते जो उसके हृदय को ठेस पहुंचाए, क्योंकि वे उनकी आदत को जानते थे। अवसर पाकर दयाराम जी ने अपनी बहन को अलग कमरे में बुलाया और कहा, बहन जी, ऐसा है कि आप मीनू से उसकी शादी के विषय में कुछ ना कहना। बुआ जी बोली, ना भैया, मैं तो उससे कुछ भी नहीं कह रही हूँ, पर हाँ, तुम पहले आशा की शादी क्यों कर रहे हो? पहले तो मीनू की शादी करनी चाहिए थी ना। बड़ी को छोड़कर छोटी की शादी नहीं करते हैं। उनकी यह बात सुनकर पिताजी नम्रतापूर्वक बोले, बहन जी, आजकल इन बातों को कौन मानता है? और फिर मीनू वकालत पढ़ रही है, अभी उसकी शादी कैसे हो सकती है? इतना कहकर पिताजी अपने काम में व्यस्त हो गए। अगले दिन सुबह से ही शादी की अनेक रस्में शुरू हो गई। एक रस्म के अनुसार बड़ी बहन को आरती उतारना होता है। जैसे ही उस रस्म का नंबर आया, बुआ जी बोली, मीनू की माँ, इस रस्म को कौन करेगा? सामने बैठे मीनू की ओर इशारा करते हुए माँ बोली, बड़ी बहन ही करती है और यह रस्म मीनू ही करेगी। मीनू? अरे मीनू कैसे कर सकती है? यह रस्म तो शादीशुदा बहन ही कर सकती है और मीनू की तो अभी शादी ही नहीं हुई। बुआ जी कुछ उत्तेजित होकर बोली। यह बात सुनकर सामने बैठी मीनू का चेहरा मुरझा गया। मीनू के मुरझाए चेहरे को देखकर माँ उसकी मनस्थिति समझ गई और बुआ जी से बोली, अरे कौन मानता है आजकल इन सब बातों को? मीनू ही करेगी सारी रस्में। यह कहकर पूजा की थाल माँ सजाने लगी। जो ही मीनू ने रस्म शुरू की, आस पड़ोस की सभी महिलाओं की कटाक्षपूर्ण निगाहों ने मीनू को बेचैन कर दिया। सभी आपस में धीरे धीरे कटाक्ष करने लगी। उस समय मीनू का दिल हुआ कि उस पूजा के थाल को वहीं छोड़कर अंदर बिस्तर पर जाकर खूब रोए, परंतु उसने संयम से काम लिया। रस्म पूरी हो जाने पर ही वहां से हटी। जैसे ही वह अंदर कमरे में गई, एकांत में उसका हृदय रो पड़ा। उसके नेत्रों से आंसू टपक पड़े। इतने में ही आशा ने कमरे में प्रवेश किया। आशा को देखकर उसने झटपट अपने आंसू पोंछे और अपने को संयत करके आशा से बातें करनी शुरू कर दी। अगले दिन घर में विशेष चहल पहल थी। काफ़ी मेहमान आ चुके थे। बारात आने में कुछ ही घंटे रह गए थे। बच्चे एक समूह में एकत्रित होकर खेल रहे थे। सभी बड़े व्यक्ति काम में व्यस्त थे। शाम के समय कुछ रस्में होने के बाद आशा को तैयार होने के लिए ऊपर वाले कमरे में भेज दिया गया। मीनू व आशा की कुछ सहेलियों ने मिलकर उसे सजाया। लाल रंग के लहंगे में आशा का रंग रूप और अधिक निखर आया था। जो कोई भी उसे देखता उसके रंग रूप की प्रशंसा करता। आशा के विवाह में पहनने के लिए मीनू ने एक साड़ी खरीदी थी। वैसे तो साड़ी पहनने में उसे बहुत अधिक परेशानी अनुभव होती, क्योंकि शुरू शुरू में साड़ी संभालना कोई आसान काम तो नहीं है, परंतु उसने अपने लिए विशेष तौर से विवाह में पहनने के लिए साड़ी खरीदी थी, इसलिए उसने साड़ी को ही पहना। हरे रंग की उस साड़ी में मीनू सुंदर लग रही थी। हल्का सा मेकअप करने के बाद उसका रंग रूप निखर आया था। उसे साड़ी पहनने का अभ्यास नहीं था, इसलिए उसने साड़ी बांधकर पिन ठीक प्रकार से लगा लिए थे, जिससे उसे किसी प्रकार की असुविधा ना हो। झटपट तैयार होकर मीनू नीचे उतर आई। घर में काफ़ी मेहमान आ चुके थे। उसने उन सब का स्वागत किया। इतने में ही आशा की 2 सहेलियां आ गई। मीनू उनसे बातों में व्यस्त हो गई। तभी उसका ध्यान उन 2 महिलाओं की ओर आकर्षित हुआ जो आपस में बैठी बातें कर रही थी। पहली महिला ने पूछा, अरे इनकी बड़ी बेटी कहाँ है जिसकी अभी शादी नहीं हुई?
दूसरी महिला ने मीनू की तरफ इशारा करते हुए बताया, वह सामने जो हरे रंग की साड़ी में खड़ी है वही तो है बड़ी बेटी। तीसरी, लड़की तो बड़ी सुंदर है, फिर इसकी शादी क्यों नहीं हुई? इतना सुनकर पहली महिला बोल पड़ी, क्या पता चलता है आजकल की लड़कियों का बड़े नखरे होते हैं इनके। दूसरी महिला, जो कि वीनू के परिवार को अच्छी तरह जानती थी, बोली, यह लड़की वकालत पढ़ रही है, इसलिए इसने भी शादी करने से मना कर दिया है। तभी पहली वाली बोल पड़ी, पढ़ाने के चक्कर में कौन अपनी बेटियों को इतना जवान करता है, आधी उम्र तो पढ़ाई के चक्कर में ही निकल जाती है। मीनू आशा की सहेलियों के साथ खड़ी बातें कर रही थी, परंतु उसके कान उन महिलाओं की बातें सुन रहे थे। यह सब बातें सुनकर वह बहुत ऊब चुकी थी। क्या इस समाज में किसी को अपनी तरह से जीने का अधिकार नहीं? वह शादी करे या ना करे, किसी को क्या चिंता है इस बात की? इस समाज को किसी तरह भी चैन नहीं पड़ता। इस तरह की बातें सुनकर मीनू का चंचल हृदय बेचैन हो उठता। उसके हृदय की पीड़ा को कोई नहीं समझ पाता था। फिर भी मीनू के अंदर बहुत सहन शक्ति थी। अपने दिल की पीड़ा को वह चेहरे तक आने नहीं देती। जयमाला का कार्यक्रम भी संपन्न हो गया। मीनू प्रसन्नतापूर्वक हर कार्य करती रही और हर कार्यक्रम में भाग भी लेती रही। सुबह विदाई के समय आशा मीनू से लिपटकर खूब रोई थी। दयाराम जी व उनकी पत्नी के नेत्रों से तो आंसू रुक ही नहीं पा रहे थे। यह कैसी विचित्र घड़ी होती है। माता पिता जिस बेटी का लालन पालन इतने वर्षों तक लाड़ प्यार से करते हैं, उसी बेटी को सदा के लिए दूसरे के हाथों में सौंप देते हैं। हर पल रहने वाली बिटिया के लिए अब वह घर पराया हो जाता है। घर ही क्या, बिटिया भी तो पराया धन ही होती है। जैसे ही आशा विदा हुई, माँ अंदर जाकर फूट फूट कर रो पड़ी। पिताजी के नेत्र भी जल से पूर्ण थे, परंतु उन्होंने अपने ऊपर संयम रखकर अपना काम शुरू कर दिया। माँ को इस तरह रोता देखकर मीनू को लगा कि वह कभी भी शादी नहीं करेगी और हमेशा ही माँ के पास रहेगी। माँ के प्रति एक विचित्र स्नेह उसके हृदय में उमड़ पड़ा। कितना कष्ट सहा है माँ ने हमारे लिए। उन्होंने हमारी हर खुशी व सुख सुविधा का ध्यान रखा है। अपनी बीमारी में भी सदैव उन्हें हमारी ही चिंता रहती है। पर यह कैसा रिश्ता है जो कि पल भर में बेटी को माँ से अलग कर देता है? इस तरह के अनेक विचार मीनू के मस्तिष्क में घूमने लगे। मीनू ने माँ को एक गिलास पानी पिलाया और सांत्वना देते हुए बोली, माँ आप रो नहीं, आपकी एक बेटी ही तो विदा हुई है, दूसरी बेटी तो आपके पास ही है। यह बेटी आपको रोता हुआ छोड़कर नहीं जाएगी, यह आपके पास ही रहेगी। यह बात सुनकर माँ ने मीनू को अपने हृदय से लगा लिया और रुआंसे स्वर में बोली, नहीं बेटी, ऐसा ना कहो। बेटी तो पराया धन होती ही है, वह अपने घर में ही शोभा देती है। इतने में ही दयाराम जी अपनी पत्नी को किसी काम के लिए बुलाकर ले गए। 4 दिन तक मीनू माँ के साथ घर के सभी कार्य करती रही। विवाह के बाद घर कितना अव्यवस्थित हो जाता है और उसे व्यवस्थित करने का कार्य मीनू ने ही लिया। अब सब कुछ व्यवस्थित हो चुका था। घर का काम तो माँ स्वयं ही कर लेती थी। मीनू को अब अपनी पढ़ाई की चिंता हो चली थी। जब तक शादी के कार्य में व्यस्त रही, तब तक उसका ध्यान पढ़ाई की ओर नहीं गया। विवाह का संपूर्ण कार्य संपन्न हो जाने पर उसका ध्यान अपनी पढ़ाई की ओर गया। मीनू को लगा कि अब मेरठ जाने के बाद उसे बहुत लगन से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वह काफ़ी दिनों से छुट्टियां ले चुकी थी। उसने अपने माता पिता से मेरठ जाने की अनुमति ली। माँ को बिल्कुल अकेला छोड़कर जाना उसे अच्छा नहीं लगा, परंतु एक और माँ का स्नेह था और दूसरी ओर उसकी अपनी पढ़ाई की चिंता। मीनू की माँ ने स्वयं ही उसे मेरठ जाने की अनुमति दे दी। वे जानती थी कि आशा के विवाह के कारण मीनू की 10 दिन की छुट्टियां ऐसे ही हो गई हैं। आशा के विवाह को 5 महीने हो चुके थे। इस बीच माँ के कई पत्र मीनू के पास आए। उनके हर पत्र में यही आभास होता था कि दोनों बेटियों के बिना कितनी अकेली सी रह गई थी। जिस समय भी माँ या पिताजी का कोई पत्र उसके पास आता, उस समय उसका हृदय व्याकुल हो उठता। उसे घर जाने की बेचैनी होने लगती, परंतु माँ सुदेव उसे अपने पत्र में यही शिक्षा देती थी कि उसे लगन से पढ़कर अपने पांव पर खड़ा होना है। आज ही मीनू के नाम भी माँ का पत्र आया। मीनू माँ के पत्र को पाकर बहुत प्रसन्न थी। जैसे ही मीनू ने पत्र खोलकर पढ़ना शुरू किया, उसके हृदय में माँ के प्रति श्रद्धा उमड़ आई। माँ के लिखे एक एक शब्द में कितना प्यार झलक रहा था। अभी मीनू पत्र पढ़कर रख ही रही थी कि इतने में नीलिमा के पति सुरेंद्र जी ने कमरे में प्रवेश किया। उन्हें देखकर मीनू आश्चर्यचकित रह गई। सुरेंद्र जी
आज उसके पास कैसे आ गए, और वह भी अकेले? मीनू ने उन्हें कुर्सी पर बैठाया और नीलिमा के ना आने का कारण पूछा। सुरेंद्र जी ने बताया, नीलिमा आजकल पूर्ण आराम में है। मीनू ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्यों, क्या हुआ नीलिमा को? हुआ कुछ नहीं है, उसने पुत्र को जन्म दिया है, सुरेंद्र जी ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे तो यह तो प्रसन्नता की बात है। सुरेंद्र जी ने अपने बैग से एक कार्ड निकालकर मीनू के हाथ में थमा दिया और बोले, मीनू, परसों हमारे बेटे का नामकरण संस्कार है और तुम्हें अवश्य आना है। नीलिमा ने तुम्हें विशेष रूप से आने का आग्रह किया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अवश्य आऊँगी। सुरेंद्र जी के जाने के बाद मीनू उस कार्ड को उठाकर देखने लगी। उसे लगा कि नीलिमा कितनी भाग्यशाली है। सुंदर व चाहने वाला पति, साथ ही उसे एक पुत्र की मां बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। जिस दिन नामकरण संस्कार था, उस दिन मीनू को कॉलेज से छुट्टी लेनी पड़ी, क्योंकि उसे बाजार में से नन्हे बालक के लिए कुछ उपहार भी खरीदने थे। उपहार खरीदकर वह सीधे ही नीलिमा के घर पहुंच गई। मीनू को देखकर नीलिमा बहुत प्रसन्न हुई। दोनों अपनी अपनी बातें करने में ऐसी तल्लीन हो गई कि मानो वर्षों वर्षों बाद मिल रही हैं। नीलिमा ने अपने मां बनने के सभी अनुभव मीनू को सुनाए। मीनू चुपचाप बैठी बातें कर रही थी। उसी बीच सुरेंद्र जी के कुछ मित्रों के ने कमरे में प्रवेश किया और उनमें से एक अमित भी था। अमित सुरेंद्र जी का घनिष्ठ मित्र था। अमित ने नीलिमा से पूछा, भाभी, सुरेंद्र कहाँ हैं? अमित भैया वे तो बाहरी काम में व्यस्त हैं। अमित का नाम सुनते ही दरवाजे की ओर पीठ किए बैठी मीनू ने मुड़कर देखा तो आश्चर्यचकित रह गई। अरे यह तो वही अमित है। बाजार में उस दुकान से तो वह झटपट निकल भागी थी, परंतु अब घर से कहाँ जाएगी? मीनू जब भी अमित को देखती तो उसके मन में अजीब सी घृणा उत्पन्न हो जाती। अमित व उसके सभी मित्र वहाँ से जा चुके थे, परंतु मीनू अभी भी सोच में डूबी हुई थी। मीनू की तालीनता तब भंग हुई जब नीलिमा ने उसे बताया, मीनू, इनका ये मित्र था ना अमित, जो मुझसे बातें कर रहा था, उसका रिश्ता टूट गया है। मीनू एकदम चौंक कर बोली, क्यों, क्या हो गया? मेरठ में ही किसी बहुत बड़े घर से इसका रिश्ता हुआ था। शादी से 1 महीना पहले लड़की वालों ने कुछ ऐसी बातें कही कि इन्हें रिश्ता तोड़ना पड़ा। लड़की वालों ने कुछ तीखे वचन कह दिए होंगे, तभी रिश्ता टूटा है, वरना रिश्ता टूटना आसान काम नहीं है। मीनू ने अपने भाव व्यक्त किए। हाँ, वे यह चाहते थे कि अपनी बेटी को एक फ्लैट दें और वह उसी में अपने सास ससुर से अलग रहे। अब तू ही बता मीनू, अमित अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है, यह बात कैसे संभव हो सकती है? इस बात पर मीनू कुछ नहीं बोली, सिर्फ गर्दन हिलाकर हूँ हाँ कह दिया। नीलिमा ने अपनी बात जारी रखी, परंतु अमित भैया उस लड़की से शादी करने के इच्छुक नहीं थे। जब उस लड़की से रिश्ता हुआ था तब वे अपने माता पिता के विरुद्ध बोल ना सके, परंतु लड़की वालों की यह सब हरकतें देखकर अमित के पिताजी ने अमित के ऊपर ही सौंप दिया था कि वह इस बात का पूर्ण निर्णय स्वयं ही करे कि यहाँ शादी करनी है या नहीं। मीनू चुपचाप बैठी सुनती रही। अरे हाँ मीनू, अमित भैया ने मीरापुर में ही कोई लड़की देखी थी, वह उन्हें बहुत पसंद थी। उस समय उनके माता पिता की गलती से यह रिश्ता ना हो सका, परंतु आज भी वे यही चाहते हैं कि यदि उस लड़की की शादी ना हुई हो तो उसी से शादी करें। ना जाने उस लड़की ने क्या जादू सा कर दिया है पहली मुलाकात में ही। नीलिमा को यह बात ज्ञात नहीं थी कि वह लड़की मीनू ही है। जब भी कभी अमित की बात चलती या अमित मीनू को दिखाई दे जाता, तभी मीनू का मन अमित के प्रति घृणा से भर जाता, परंतु आज उसे न जाने क्या हो गया था। अमित की बातें चल रही थी और उसे बुरा नहीं लग रहा था। तभी सुरेंद्र जी ने समाचार दिया कि मेहमान आने शुरू हो गए। बहुत बड़ी संख्या में मेहमान उस नन्हे बालक को आशीर्वाद देने आए और सभी कार्य ठीक प्रकार से संपन्न भी हो गए। रात्रि के 9 बज चुके थे। मीनू को अब हॉस्टल पहुंचने की जल्दी थी। नीलिमा के कहने पर सुरेंद्र जी उसे हॉस्टल तक छोड़ने आए। रात्रि के 10 बजे तक अमित कार्य में व्यस्त रहा। उसके बाद जब वह नीलिमा के पास आया तो मीनू वहां न दिखाई दी। उसने सोचा था कि कार्य समाप्त हो जाने पर ही वह कुछ समय बैठकर मीनू से बातें करेगा, परंतु आज भी वह दुर्भाग्यवश मीनू को अपने हृदय की बात न बता सका। अमित के हृदय में उत्सुकता थी मीनू के बारे में कुछ जानने की, कुछ समझने की। उसने सोचा था कि क्यों न नीलिमा भाभी से उसके बारे में जानकारी ली जाए। अमित कई घंटों तक कार्य करके थक चुका था। थोड़ी देर के लिए वह भाभी के पास आराम कुर्सी पर बैठ गया। 2 मिनट तक आंखें मूंदकर वह कुर्सी पर बैठा रहा। फिर नीलिमा से बोला, भाभी, आपकी सहेली कहाँ गई? भैया वह तो हॉस्टल चली गई। इतनी रात अकेले? नहीं, सुरेंद्र जी छोड़ने गए हैं।
वह क्या पढ़ रही है आजकल? अमित ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा। हाँ, वकालत कर रही है। 1.5 वर्ष पहले मेरठ के किसी लड़के ने इसे देखकर रिश्ता नामंजूर कर दिया था। तभी से यह निराश हो गई। तब उसमें पढ़ लिख कर अपने पांव पर खड़े होने की लगन उत्पन्न हो गई, जिससे वह समाज में ऊंचा सिर करके रह सके। नीलिमा के मुंह से यह शब्द सुनकर अमित को आत्मग्लानि महसूस होने लगी। उसे लगा कि उसने मीनू के हृदय में पीड़ा पहुंचाई है। उसी के कारण मीनू जीवन से इतनी निराश हो गई है। अमित ने नीलिमा को नहीं बताया कि अमित ही वह लड़का है जिसने मीनू के दिल को ठेस पहुंचाई। अब उसे वहाँ एक पल बैठना भी मुश्किल लगा, इसलिए तब वह वहाँ से उठ खड़ा हुआ और जाने लगा। तभी नीलिमा ने कहा, भैया बैठ जाओ ना, अभी से कहाँ चल दिए? नहीं भाभी, अब मैं घर चलता हूँ, काफ़ी रात हो चुकी है, अमित ने उदास स्वर में कहा। रास्ते भर अमित के मस्तिष्क में मीनू का वह मासूम चेहरा घूमता रहा, जिसने प्रथम मुलाकात में ही अमित का दिल मोह लिया था। मीनू ने दूसरे वर्ष की वकालत की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर ली। अब तीसरे वर्ष की परीक्षा के लिए वह कठिन परिश्रम कर रही थी। उसने सफलता की मंजिल तक पहुंचने के लिए दूसरी सीढ़ी तो पार कर ली, तीसरी सीढ़ी पार करने के लिए उसे कठिन परिश्रम करना था। आजकल उसके कॉलेज में खेल कूद प्रतियोगिताएं चल रही थी। मीनू ने उन प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लिया था और कॉलेज में पढ़ाई भी नहीं चल रही थी। उसने सोचा कि आज नीलिमा के घर जाकर मिलाऊं। पढ़ते पढ़ते थक चुकी थी, इसलिए वह उठी और नीलिमा के घर पहुंचने पर उसने देखा कि नीलिमा बिस्तर पर पड़ी थी। मीनू ने उसके सिर पर हाथ रखकर देखा तो उसका ज्वर से शरीर तप रहा था। उसके पति सुरेंद्र जी उसकी दवाई लेने गए थे। घर में उस समय कोई नहीं था। उस नन्हे अनूप को रोता देखकर नीलिमा कपकपाती आवाज़ में मीनू से बोली, मीनू, अनूप को मेरे पास लिटा दो, बहुत देर हो गई है रोते रोते। मीनू ने अनूप को नीलिमा के पास ना लिटाकर पालना हिलाकर ही उसे पालने में सुला दिया। इतने में ही सुरेंद्र जी नीलिमा की दवाई लेकर आ गए। मीनू को देखकर सुरेंद्र जी को लगा कि अब वे कुछ समय के लिए नीलिमा के पास मीनू को बैठाकर अपनी फैक्ट्री देखने के लिए जा सकेंगे। उन्होंने नीलिमा को अपने हाथ से दवाई पिलाई। फिर मीनू से आग्रहपूर्ण स्वर में बोले, मीनू, तुम जितनी देर यहाँ नीलिमा के पास बैठी हो उतनी देर में मैं फैक्ट्री देखाऊं? मीनू ने यह बात सहर्ष स्वीकार कर ली। मीनू नीलिमा के पास पलंग पर ही बैठ गई। सुरेंद्र जी फैक्ट्री चले गए थे। नन्हा अनूप भी पालने में सो रहा था। मीनू को लगा कि नीलिमा तीव्र ज्वर से पीड़ित है, इसलिए उससे बातें करना उचित नहीं। उसने पास पड़ी एक पत्रिका उठाकर पढ़नी शुरू कर दी। नीलिमा को दवाई मिलने से कुछ आराम हुआ और उसे झपकी आ गई। मीनू उस पत्रिका को पढ़ने में व्यस्त रही। आधा घंटा नींद लेने के बाद चौंककर नीलिमा की आंखें खुली। मीनू को पास बैठी देखकर नीलिमा बोली, अरे मीनू, मुझे तो नींद ही आ गई थी, तू अकेली बैठी बैठी बोर हो गई होगी। नहीं नीलिमा, मैं तो आराम से बैठी पत्रिका पढ़ रही थी। हाँ, ये तो बता, अब तेरी तबीयत कैसी है? अब कुछ आराम महसूस कर रही हूँ, बदन में दर्द भी कम है, नीलिमा ने धीमी आवाज़ में कहा। और मीनू, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? आजकल तो खूब व्यस्त होगी पढ़ने में। वकालत की अंतिम परीक्षा है ना इस वर्ष? हाँ नीलिमा, अभी तक तो दोनों वर्षों की परीक्षा मैंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। देखो इस वर्ष क्या होता है। इस वर्ष भी प्रथम ही आओगी। जो इंसान परिश्रम करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। और हाँ मीनू, पिछले महीने अशोक भैया अमेरिका चले गए हैं। अभी तो 2 वर्षों के लिए ही गए हैं। क्या पढ़ने के लिए गए हैं अमेरिका? हाँ, अभी तो पढ़ने के लिए गए हैं, परंतु वहाँ जाने के बाद कौन लौट कर आता है? सब वहीं बस जाते हैं। मीनू ने अपने भाव व्यक्त करते हुए कहा, परंतु मैं तो इस पक्ष में जरा भी नहीं। हमारी भारत सरकार हमारी पढ़ाई पर कितना पैसा खर्च करती है और चंद पैसों के कारण विदेशों में जाकर बस जाएं। यदि सभी बुद्धिजीवी विदेशों में जाकर बस जाएंगे तो हमारे देश की उन्नति किस प्रकार संभव हो सकेगी? मीनू की बात का समर्थन करते हुए नीलिमा बोली, तुम ठीक कहती हो मीनू, परंतु इन बातों को सब कहाँ समझते हैं। अभी उन दोनों का वार्तालाप चल ही रहा था, इतने में नन्हे अनूप ने रोना शुरू कर दिया। मीनू ने अनूप को अपनी गोद में उठाया, खड़े होकर घुमाने लगी। तभी सुरेंद्र भी फैक्ट्री से वापस आ गए। मीनू को यहाँ आए कई घंटे हो चुके थे। जैसे ही उसकी दृष्टि घड़ी पर गई, वह एकदम उठ खड़ी हुई। नीलिमा ने उससे कहा, सुरेंद्र जी छोड़ आएंगे, परंतु नीलिमा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने नीलिमा को अकेले छोड़ना उचित न समझा और वह स्वयं ही हॉस्टल चली गई। जब से अमित का रिश्ता टूटा था, तभी से मायाराम जी के घर में उदासी छा गई थी। अमित की माँ तो यह सपना संजोए बैठी थी कि जब अमित की दुल्हन घर में आएगी तो घर में रौनक बढ़ेगी। उनकी बेटी का अधिकतर समय तो कॉलेज में और पढ़ाई में ही लगता था।
इसके अतिरिक्त और भी ना जाने क्या क्या अरमान थे उनके। मायाराम जी और अमित तो सुबह अपनी फैक्ट्री चले जाते, मधु अपने कॉलेज चली जाती। अकेलेपन में उन्हें बहू की कमी विशेष रूप से अखरती थी। कितनी ही बार उन्होंने अमित को शादी के लिए तैयार करने की कोशिश की, परंतु अमित चुपचाप उनकी बातें सुनकर इधर उधर हो जाता, उनकी बातों का सही ढंग से उत्तर भी ना दे पाता। सुबह लगभग 11 बजे का समय था। अमित व उसके पिताजी फैक्ट्री गए हुए थे। मधु कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी। तभी पोस्टमैन ने घंटी बजाई। मधु को कॉलेज जाने की जल्दी थी, इसलिए माताजी ने ही दरवाज़ा खोला। पोस्टमैन ने एक लिफाफा उनके हाथ में पकड़ा दिया। उन्होंने लिफाफा खोलकर देखा तो वे प्रसन्न हो गई। उनके भतीजे दीपक की शादी का कार्ड था। कितनी प्रसन्न थी आज वह। उनको अपने भाई के पास गए वे भी कई वर्ष हो गए थे। उन्होंने सोचा कि इस बार वे शादी में जाएंगी, तब कुछ दिनों के लिए वहाँ रुकेंगी। तभी कॉलेज के लिए तैयारी करते हुए मधु ने पूछा, मम्मी जी किसका पत्र आया है? माँ प्रसन्नतापूर्वक बोली, पत्र नहीं, कार्ड आया है। तुम्हारे दीपक भैया की शादी है। शनिवार के दिन की शादी और रविवार की को प्रीति भोज है। पर मम्मी मैं तो वहाँ जा ही नहीं पाऊंगी, मेरी तो परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। मधु कुछ उदास सी होकर बोली, अच्छा यदि तुम्हारी परीक्षा होगी तो मैं भी कैसे जा पाऊंगी? नहीं मम्मी, आप तो चली ही जाना, मैं यहाँ पर ही रुक जाऊंगी। परीक्षा होने के कारण मेरा तो जाना संभव नहीं हो सकेगा। वैसे मैं तो बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कि दीपक भैया की शादी में जरूर जाऊंगी। मामा जी के पास गए हुए कई वर्ष हो गए हैं। अच्छा मम्मी, अब मैं कॉलेज जा रही हूँ। यह कहकर मधु बैग हाथ में लिए कॉलेज के को चल दी। माँ इस बात को सोचकर ही बेचैन थी कि दीपक की शादी में जा पाएंगी या नहीं। जैसे ही घड़ी में टकटक की आवाज़ हुई, उनका ध्यान घड़ी की ओर गया। घड़ी में दोपहर का 1 बज गया था। दोपहर के भोजन के लिए अमित का घर आने का समय हो गया था। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। अमित जैसे ही अंदर प्रवेश किया और मेज पर उसने कार्ड रखा देखा तो माँ से बोला, मम्मी आज ये कार्ड कहाँ से आया है? इसी शनिवार को दीपक की शादी है, उसी का ही कार्ड आया है। दीपक की शादी? अच्छा कब की है उसकी शादी? तू ही कार्ड पढ़कर देख लेना। अमित ने कार्ड पढ़कर मेज पर रख दिया। इतने में माँ रसोई घर में उसके लिए खाना लेने चली गई। अमित माँ के पीछे पीछे रसोई घर तक पहुँचा और उनसे बोला, मम्मी आज बहुत तेज भूख लगी है, तेरा खाने लेने ही तो आई हूँ बेटे। माँ ने बड़े प्यार से कहा। अमित मेज पर बैठा खाना खाने लगा। माँ भी उसके पास बैठ गई। बैठे बैठे वह न जाने किन विचारों में खो गई और एकटक अमित की ओर ही देखती रही। जब अमित ने महसूस किया कि माँ एकटक उसी की ओर निहारे जा रही हैं तो उनसे ना रह गया। वह उनसे पूछ ही बैठा, मम्मी आप क्या देख रही हैं? यह सुनकर उनकी तालीनता भंग हो गई और वह चौंक कर बोली, कुछ नहीं बेटे, कुछ नहीं। कुछ तो है मम्मी, आप इस तरह लगातार क्या देख रही हैं मेरे चेहरे पर? अमित ने पूछा। बेटे मैं यह सोच रही थी कि दीपक तुमसे 2 वर्ष छोटा है, उसका विवाह हो रहा है, परंतु तुम उससे बड़े होते हुए भी तुम्हारी शादी नहीं हो पाई। यह कहते कहते माँ काफ़ी उदास हो गई थी। आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं मम्मी? इसमें परेशानी की क्या बात है? अमित ने अपने गले का गुस्सा सटकते हुए कहा। बेटे धनीमल जी के यहाँ से तुम्हारा रिश्ता क्या छूटा है? तुम अब शादी के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हो? ऐसी क्या बात है बेटे, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? मम्मी मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं शादी नहीं करूँगा, परंतु अभी यह विचार छोड़ दिया है। अमित बेटे, मधु भी अब शादी के योग्य हो गई है, उसकी भी अब शादी कराना चाहती हूँ, परंतु मैं यह चाहती हूँ कि पहले तुम्हारी शादी हो जाती तो अच्छा होता, क्योंकि तुम आयु में भी मधु से 7 वर्ष बड़े हो। और दूसरी बात यह है कि मधु की शादी में भी मैं सब काम अकेले नहीं कर पाऊँगी, बहू घर में होगी तो काफ़ी काम तो कर लेगी। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, अभी आप पहले मधु की शादी कर दीजिए, मेरे चक्कर में तो उसकी शादी क्यों रोकती हैं? मेरा अभी शादी का कोई इरादा नहीं है। अमित ने दृढ़तापूर्वक कहा, तुम्हारा शादी का इरादा क्यों नहीं है? मैं यह नहीं जानना चाहती हूँ। देख बेटा, अब मुझे दीपक की शादी में कानपुर जाना है। उन दिनों मधु की परीक्षा भी चल रही होगी। अब तुम ही बताओ, उसे मैं किसके पास छोड़कर जाऊंगी? इस समस्या का समाधान भी हो जाएगा, आप इस बात को अभी से क्यों चिंता करती हैं? यह कहकर अमित अपने काम पर चला गया। माँ अमित के इस व्यवहार से विस्मित सी खड़ी रह गई।
उसके व्यवहार में यह परिवर्तन उनकी समझ में नहीं आ रहा था। अमित पहले तो कभी भी उनकी बात को इस तरह से नहीं टालता था, परंतु अब उसे क्या हो गया? अचानक उसके व्यवहार में इतना परिवर्तन। इसके इस परिवर्तित व्यवहार में उनके मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। कहीं अमित ने शादी का विचार तो त्याग नहीं दिया, या फिर हो सकता है कि उसने कोई लड़की पसंद कर ली हो। वह उनकी इसी विचारधारा में ताल्लीन थी कि अचानक उनके मस्तिष्क में एक विचार आया कि क्यों ना वह सुरेंद्र से जाकर अमित के बारे में बातें करे। सुरेंद्र तो अमित का घनिष्ठ मित्र है, शायद वही अमित के विचारों से अवगत हो। इस समय घर में अकेली होने के कारण उनका सुरेंद्र के घर जाना संभव न था, परंतु उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे 1-2 दिन में सुरेंद्र के घर अवश्य जाएंगी। अंतिम वर्ष की परीक्षा देने के लिए मीनू ने कठिन परिश्रम किया। पूरे वर्ष लगन व उत्साहपूर्वक उसने पढ़ाई की। वार्षिक परीक्षा के सभी पेपर बहुत अच्छे हो गए थे। आज उसका अंतिम पेपर था। अंतिम पेपर देने के बाद जब मीनू परीक्षा कक्ष से बाहर आई तो उसे लगा मानो आज वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अब वह स्वतंत्र पक्षी की तरह पिंजरे में बंद होकर नहीं रहेगी, वरन स्वतंत्र पक्षी की तरह खुले गगन में विहार कर सकेगी। आज उसकी सभी सखियों का अंतिम पेपर था, इसलिए सभी प्रसन्न नजर आ रही थी। यद्यपि रात दिन जागने के कारण सभी के चेहरों पर थकावट स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही थी, फिर भी उस थकान भरे चेहरों पर प्रसन्नता की एक लहर थी। मीनू परीक्षा कक्ष से बाहर आकर खड़ी अपनी सखी माया की प्रतीक्षा कर रही थी कि इतने में सामने वाले कक्ष से माया आती दिखाई दी। माया के चेहरे पर भी प्रसन्नता के भाव स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे थे। मीनू का हाथ पकड़ते हुए माया आगे चल दी और मीनू से बोली, मीनू पढ़ते पढ़ते बहुत थक गए हैं, चलो आज पिक्चर देखने चलते हैं। पिक्चर? वैसे मैं सोच रही थी कि आज नीलिमा के पास चली जाती। तो नीलिमा के पास कल चले जाना, आज पिक्चर चलते हैं। ठीक है, आज ही पिक्चर चलते हैं। बहुत दिनों से कोई पिक्चर देखी भी नहीं, मीनू ने माया की बात का समर्थन करते हुए कहा। मीनू, तुम अपने घर मीरापुर कब वापस जा रही हो? माया ने पूछा। 2 दिन बाद, मीनू ने उत्तर दिया। माया, मैंने अपनी माँ को पत्र में लिख दिया था कि मैं परीक्षा समाप्त होने के 2 दिन बाद मीरापुर आऊँगी, क्योंकि एक दिन नीलिमा के पास मिलने के लिए जाना है और दूसरे दिन घर के लिए कुछ सामान खरीदना है। अच्छा है मीनू, हम 2 दिन और साथ रह सकेंगे, फिर तो हम अलग अलग हो ही जाएंगे, न जाने फिर कब मिलना होगा। यह कहते हुए माया के चेहरे पर उदासी का भाव उभर आया। बातें करते करते वे अपने हॉस्टल के कमरे तक आ पहुंची। उन्होंने निश्चय किया कि पिक्चर 3 बजे वाले शो में ही देखी जानी चाहिए, जिससे कि हॉस्टल लौटने में रात्रि न हो जाए। दोनों ही रात्रि में जागी हुई थी। आज की रात तो सारी रात ही बैठकर पड़ी थी। कमरे में जाकर जैसे ही वे पलंग पर बैठी तो उनका दिल हुआ कि वे कुछ समय के लिए सो जाएं। आंखों में नींद भर रही थी, थकान के कारण बदन भी टूट रहा था। मीनू को पलंग पर लेटते ही थोड़ी सी झपकी लगी तो माया ने उसे यह कहकर उठा दिया, मीनू पिक्चर का समय हो रहा, उठकर तैयार हो जाओ। लेटने से शरीर में और भारीपन आ गया था। उसका दिल तो नहीं चाह रहा था कि वह बिस्तर से उठे, परंतु माया के आग्रह पर उसे उठना ही पड़ा। दोनों तैयार होकर पिक्चर देखने चली थी। सिनेमा घर में उन्होंने देखा कि उनके कुछ और भी सहपाठी पिक्चर देखने आए थे। आज सभी अपने को स्वतंत्र अनुभव कर रहे थे। पिक्चर समाप्त होने पर उन दोनों ने विचार किया कि आज खाना भी बाहर किसी होटल में ही खाना चाहिए। हॉस्टल के भोजनालय में तो रोज ही खाते हैं। उन दोनों ने एक होटल में रात्रि का भोजन लिया, बाद में अपने हॉस्टल की ओर चल दी। अब वे दोनों प्रसन्न थी कि उन्हें वापस अपने कमरे में पहुंचने पर पढ़ाई नहीं करनी है। आज वे आराम की नींद सोएंगी। जैसे ही मीनू ने अपने कमरे का ताला खोलने के लिए अपने पर्स से ताली निकाली, सामने से नीलिमा व सुरेंद्र जी आते दिखाई दिए। नीलिमा को देखकर मीनू के चेहरे पर प्रसन्नता बिखर गई। मीनू ने नीलिमा को कुर्सी पर बैठाया और बोली, नीलिमा, आज तुम्हारे घर आने की सोच ही रही थी, परंतु आज हमारा पिक्चर का प्रोग्राम बन गया। अब मैं कल जरूर आती तुम्हारे घर। मीनू, मैं तो पहले ही तुम्हारे पास आ गई होती, परंतु इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरे आने पर तुम्हारी पढ़ाई में विघ्न पड़ता। वैसे मैं यहाँ बहुत देर से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। सुरेंद्र जी को कुछ उदास देखकर मीनू से रहा ना गया। वह नीलिमा से पूछी बैठी, नीलिमा, आज तुम लोग कुछ उदास लग रहे हो, क्या बात है? स्वास्थ्य तो ठीक है ना सबका? यह सुनकर नीलिमा की उदासी कुछ और बढ़ गई। वह उदास स्वर में बोली, मीनू, 3 दिन पहले अमित की कार का एक्सीडेंट हो गया है। इस समय अमित की हालत बहुत नाजुक है। यह बात सुनकर मीनू चौंकी और बोली, क्यों, कैसे हो गया एक्सीडेंट?
कार के ब्रेक फेल हो गए थे। कार पेड़ से जा टकराई। कहाँ कहाँ चोट आई है? हाथ पैरों की हड्डियां तो चकनाचूर हो गई और भी पूरे शरीर पर चोट ही चोट लगी है। नीलिमा की यह बात सुनकर मीनू उदास हो गई। तभी नीलिमा बोल पड़ी, मीनू, अमित भैया तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। यदि तुम उचित समझो तो थोड़ी देर के लिए उनसे मिल आना। कौन से हॉस्पिटल में है? मीनू ने पूछा। मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। ठीक है, कल सुबह जाकर मैं मिल आऊंगी, मीनू ने कुछ सोचते हुए कहा। कुछ समय बाद नीलिमा व उसके पति चले गए। माया पहले ही पूरी रात जागने के कारण थक कर सो गई थी। उन दोनों के जाने के बाद मीनू ने भी कोशिश की कि वह सो जाए, परंतु उसकी आंखों में नींद कहाँ। अब से 4 महीने पहले तक मीनू के हृदय में अमित के लिए घृणा ही घृणा थी, परंतु ना जाने अब मीनू को क्या हो गया था। मीनू के हृदय के एक कोने में अमित के लिए कुछ स्नेह भाव उत्पन्न हो गया था। तभी तो अमित के एक्सीडेंट के बारे में जानकर उसका दिल बेचैन हो उठा। जैसे ही मीनू सोने की कोशिश करती, उसकी आंखों के सामने अमित का चेहरा घूम जाता, जो उससे कुछ कहने के लिए बेचैन था। उसके वे नेत्र जो अपनी मूक भाषा में कहना चाहते थे कि वह निर्दोष है। रात भर मीनू इसी तरह बेचैनी में करवटें बदलती रही। कभी झपकी लग जाती तो कभी चौंक कर आंखें खुलती और उसके सामने अमित का वही चेहरा घूम जाता। प्रातः होते ही वह तैयार होकर अमित से मिलने चली गई। मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर उसे पता चला कि 10 बजे से पहले मरीजों से मिलना वर्जित है। तभी उसकी नज़र अपनी कलाई घड़ी पर गई। उस समय 9 ही बजे थे। 1 घंटे का समय वह कहाँ व्यतीत करे, उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसने एक पत्रिका खरीदी और पास में पड़ी बेंच पर बैठकर पढ़ने लगी। हर 10 मिनट के बाद उसकी नज़र घड़ी पर चली जाती। एक एक पल काटना कठिन हो रहा था। जैसे ही घड़ी ने 10 बजाए, मीनू वहां से उठ खड़ी हुई और अमित के कमरे की ओर चल दी। उसने धीरे से दरवाज़ा खोलकर कमरे में प्रवेश किया। उस समय अमित अकेला पलंग पर लेटा था। मीनू को देखकर अमित के उदास मुरझाए चेहरे पर प्रसन्नता की एक लहर दिखाई पड़ी। मीनू पास के पड़े स्टूल पर बैठ गई। कुछ क्षण तक तो वह चुपचाप बैठी रही। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस तरह से बात शुरू करे। तभी मीनू के मुंह से शब्द निकले, अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक नहीं है, अमित ने बहुत दबी आवाज में कहा। यह सब कैसे हो गया? मीनू ने पूछा। मैंने जो पाप किए थे उनका फल मिला है मुझे। कैसी बात करते हैं? मीनू ने अमित को चुप करते हुए कहा। नहीं मीनू, मैंने तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। अपनी नासमझी के कारण तुम्हें बहुत परेशान किया। मीनू, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत घृणा है। मैंने कई बार कोशिश की कि तुमसे सारी बातें स्पष्ट कर दूं, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा ही मौका ही नहीं मिला। अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए। मीनू उसे चुप कराने की कोशिश करती, परंतु अमित जैसे उसे सब कुछ बताने के लिए बेचैन था। नहीं मीनू, आज मुझे बहुत दिनों बाद बातें करने का अवसर मिला है। ना जाने कभी ऐसा अवसर मिले या ना मिले, इसलिए मैं अपने दिल की सारी बातें आज तुम्हें बता देना चाहता हूँ। मीनू, जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा उसी दिन मुझे लगा कि तुम ही मेरे अरमानों की मंजिल हो। मैं तुम्हें हमेशा के लिए पा लेना चाहता था, परंतु वापस मेरठ आने पर परिस्थितियों ने कुछ ऐसा मोड़ लिया कि मैं एक ऐसे भंवर में फंस गया जिससे आज तक नहीं निकल पाया। जब तुम्हें देखकर हम घर पहुंचे तो आकर देखा कि मेरठ के एक बहुत प्रतिष्ठित व धनी व्यक्ति अपनी लड़की का रिश्ता लेकर आए हुए थे। मैं नहीं चाहता था कि उस लड़की से मेरी शादी हो, परंतु मैं अपने माता पिता के सामने बोल ना सका। शायद यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। उसके साथ मेरा रिश्ता तो हो गया था, परंतु शादी ना हो सकी। ईश्वर ने इसी में कुछ भलाई ही की है। जब से रिश्ता टूटा है मैंने कोई और लड़की देखने का प्रयास ही नहीं किया। यद्यपि मेरे माता पिता इस बात से बहुत दुखी हैं। एक बार मैंने तुम्हें अपनी जीवन संगिनी मान लिया था, इसलिए आज तक तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा। नीलिमा भाभी से मुझे पता चला कि तुमने इस रिश्ते की नामंजूरी से दुखी होकर वकालत पढ़ने का और अपने पांव पर खड़े होने का फैसला किया है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी पढ़ाई बीच में ही छूटे, इसलिए मैंने अभी तक तुमसे कुछ कहने का साहस न किया था। आज जब तुम वकालत पूरी कर चुकी हो, तुमसे कुछ कहने का समय आया था, परंतु अब विधाता ने मुझे तुम्हारे योग्य ही नहीं छोड़ा। अमित को रोता देखकर वह उसकी बातों से भाव विभोर होकर मीनू के नेत्रों में भी आंसू आ गए। अमित ने अपने ऊपर नियंत्रण रखकर फिर बोलना शुरू किया। मीनू, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया था कि एक बार मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता दूं, जिससे तुम मेरे अपराध को क्षमा कर सको। वैसे मेरे अपराध की सज़ा मुझे ईश्वर ने ही दी है।
अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे क्षमा कर दो। यह बात करते करते अमित के नेत्रों में जल उमड़ पड़ा। अमित के नेत्रों में आंसू देखकर मीनू का दिल भी भर आया। वह भाव विभोर होकर बोली, अमित, भाग्य ने हमारे साथ धोखा किया है, इसमें तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है। और जहाँ तक क्षमा करने की बात है, जब तुमने कोई अपराध ही नहीं किया तो क्षमा किस बात की। मीनू, मैं इस समय मृत्युशैया पर पड़ा हूँ, ना जाने कितने दिन की जिंदगी और है, परंतु जब तक मुझे क्षमा नहीं करोगी तब तक मैं चैन से मर भी नहीं सकूंगा। ये शब्द मीनू के हृदय को बेचैन कर गए। वह बोली, नहीं अमित, ऐसा ना कहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ईश्वर की कृपा से तुम ठीक हो जाओगे। तभी अमित ने गहरी सांस ली और उदास स्वर में बोला, यदि मैं ठीक हो भी जाऊंगा तो पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो सकूंगा। देखा, दोनों हाथ और दोनों पैरों पे प्लास्टर चढ़ा है, हाथ और पैरों की हड्डियां चकनाचूर हो गई हैं। इस दशा में पूरी तरह स्वस्थ हो सकता हूँ। तभी अमित की माता जी ने कमरे में प्रवेश किया। मीनू को उन्होंने 3 वर्ष बाद देखा था, इसलिए वह पूरी तरह पहचान न सकी। उन्हें आभास हो रहा था कि उस लड़की को कहीं देख चुकी हैं। तभी मीनू ने उन्हें नमस्कार किया और अमित ने मीनू को यह कहते हुए परिचय कराया, मम्मी, ये मीरापुर वाली मीनू है। ओह अच्छा मीनू, माँ ने उसे पहचानते हुए कहा। बेटी, आजकल क्या तुम मेरठ में ही रह रही हो? हाँ आंटी, मैं यहाँ वकालत पढ़ रही हूँ। वैसे अब तीसरे वर्ष की परीक्षा दे चुकी, परीक्षा फल बस आना रह गया है। बेटी, मेरे अमित पर ना जाने कौन सी घड़ी आई है जो उसकी यह हालत हो गई है। यह कहते कहते उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। आंटी, आप चिंता ना करें, अमित बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यह कहकर मीनू अपने स्टूल से उठ गई। अमित को इस हालत में देखकर मीनू के हृदय में उसके प्रति प्यार व दया की भावना उमड़ पड़ी। उसका मन हुआ कि काश वह कुछ समय अमित के पास रहकर उसकी सेवा कर सकती। आज मीनू को आभास हो रहा था कि अमित का और उसका ना जाने कितना पुराना रिश्ता है, परंतु क्या उसका यहाँ रहना उचित होगा इस समय? अनेक विचार उसके मस्तिष्क में घूमने लगे। आज मीनू को नीलिमा के घर जाना था, पर वह आज कुछ अधिक उदास सी थी। उसके मस्तिष्क में एक अजीब सी परेशानी थी, जिससे आज तक वह इतनी घृणा करती थी, उसी के लिए आज इतनी परेशान है। क्यों? वह स्वयं ही कुछ नहीं समझ पा रही थी। हॉस्टल पहुंचने पर उसने अपना सब सामान एकत्रित करना प्रारंभ कर दिया। अब उसका यहाँ एक पल के लिए भी दिल नहीं लग रहा था। वह अपने सब सामान सहित मीरापुर के लिए चल दी। घर पहुंचने पर मीनू को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि मीनू का अगले दिन आने का प्रोग्राम था। सबने उसकी कुशलक्षेम पूछी और परीक्षा के बारे में भी पूछा। मीनू को उदास सा देखकर माँ ने पूछा, मीनू बेटी, तुम्हारे पेपर कैसे हुए? मीनू ना जाने किन विचारों में खोई थी। माँ की इस बात को सुनकर चौंक कर बोली, हाँ माँ, मेरे पेपर अच्छे हो गए। तो बेटी, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या बात है, तबीयत ठीक है ना? माँ ने उसकी उदासी का कारण जानना चाहा। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस यूं ही थोड़ी सी थकान है। यह बात सुनकर माँ को थोड़ी सी सांत्वना मिली और वह उसके लिए चाय बनाने चली गई। मीनू को मीरापुर आए लगभग 2 महीने हो चुके थे, परंतु वह कभी भी पूर्ण रूप से खुश नहीं दिखाई दी। घर में सब उसे हंसाने की कोशिश करते, परंतु उसके चेहरे पर धूमिल सी मुस्कान आकर ही रह जाती। उसकी यह उदासी माँ से ना देखी गई। एक दिन उन्होंने मीनू से पूछ ही लिया, मीनू, तुम्हारी 2 महीने की छुट्टियाँ निकल गईं, परंतु तुम किसी दिन भी प्रसन्न नहीं दिखाई दी। ऐसी क्या परेशानी है तुम्हें जो तुम इतना परेशान नजर आ रही हो? कुछ नहीं है माँ, कहकर मीनू ने माँ की बात को टालने की कोशिश की। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, देखो मीनू बेटा, तुम अपनी परेशानी मुझे नहीं बताओगी तो फिर किसे बताओगी? एक माँ होने के साथ साथ बच्चों की मित्र भी होती है। इस समय मुझे अपना मित्र समझकर अपनी कुछ परेशानी मुझे बताओ। हो सकता है बेटी, तुम्हारी परेशानी में मैं तुम्हारी कुछ मदद ही कर सकूं। माँ के इस मित्रतापूर्ण व्यवहार से मीनू को महसूस हुआ कि माँ सिर्फ माँ ही नहीं, वरन उसकी मित्र भी है। अभी वे दोनों बातें कर ही रही थी कि इतने में पिताजी ने कमरे में प्रवेश किया। वे भी मीनू के पास आकर बैठ गए। बातों बातों में पिताजी ने मीनू से पूछा, मीनू, अब तो तुम्हारी पढ़ाई भी समाप्त हो गई है, अब तुम्हारी शादी का क्या विचार है? मीनू पिताजी के इस प्रश्न का तुरंत उत्तर ना दे सकी।
वह कुछ क्षण बाद सोच विचार कर बोली, पिताजी, मैं चाहती हूँ अपनी प्रैक्टिस शुरू करने के बाद ही विवाह की बात सोचूं। बेटा, यह बात तो ठीक है, परंतु हम चाहते हैं कि तुम्हारा विवाह हो जाता तो हम अपनी चिंता से मुक्त हो जाते। मेरी भी तबीयत कुछ ठीक ठाक नहीं रहती। आप मेरी चिंता न कीजिए पिताजी, आप अपनी बेटी पर विश्वास रखिए, वह सदैव आपका मस्तक ऊंचा ही रखेगी। हाँ बेटी, तुम मेरी बेटी नहीं वरन एक होनहार बेटा हो, परंतु फिर भी समाज के कुछ नियम होते हैं। जब तक बेटी अपने घर की नहीं हो जाती तब तक माता पिता को चैन कहाँ मिलता है। तभी मीनू बात पलटते हुए पिताजी से बोली, पिताजी, आजकल मेरा परीक्षा फल आने वाला है। मैं चाहती हूँ कि मैं तुरंत ही रजिस्ट्रेशन कराकर प्रैक्टिस शुरू कर दूँ। ठीक है मीनू, जब इतना पढ़ी लिखी हो तो प्रैक्टिस तो शुरू करनी ही है, पर कहाँ करने का विचार है। मीनू ने कुछ सोच विचार कर उत्तर दिया, मैं समझती हूँ कि मेरठ ही ठीक रहेगा। मेरठ? तुम्हारी मेरठ की इच्छा है तो मेरठ में ही प्रैक्टिस शुरू कर लेना। तुम्हारी खुशी में ही हमारी भी खुशी है। यह कहकर पिताजी वहाँ से चले गए। कुछ देर तक मीनू व माँ चुपचाप बैठी रहीं। तभी माँ पूछ बैठी, मीनू बेटी, तुमने मुझे कुछ बताया नहीं। माँ, अमित है ना, जो 3 वर्ष पहले हमारे यहाँ आए थे, उनका एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, वह अमित, मायाराम जी का बेटा? अरे, उन्होंने तो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। उसकी शादी तो सुने थे बहुत बड़े घर में पक्की हो गई थी। शादी पक्की हो गई थी, परंतु शादी हो नहीं पाई थी, रिश्ता टूट गया। उसके बाद अभी तक शादी नहीं हुई है। अच्छा, तुम्हें ये सब बातें किस प्रकार ज्ञात हुई? माँ ने मीनू से पूछा। अमित नीलिमा के पति सुरेंद्र जी का घनिष्ठ मित्र है। उन्हीं के यहाँ अमित से मेरी मुलाकात हुई थी। अच्छा, तो अमित ने तुमसे कुछ कहा था? मीनू की माँ ने पूछा। नहीं माँ, नीलिमा के घर तो अमित से मेरी बात ही नहीं हुई थी। तब फिर तुम्हें ये सब कैसे पता चली? एक बार तो नीलिमा ने ही मुझे अमित के विषय में बताया था। वैसे जिस दिन मैं यहाँ आई थी उस दिन अमित से अस्पताल में मिलकर आई थी। उस दिन उसने मुझे सारी बातें बताई थी। अच्छा, पर इस बात को तो 3 वर्ष हो चुके, उसने अभी तक शादी क्यों नहीं की? जब अमित के माता पिता ने मेरा रिश्ता अस्वीकार कर दिया था तब अमित ने बहुत आत्मग्लानि महसूस की। नीलिमा से उसे इस बात का पता चल गया था कि इस रिश्ते के अस्वीकार होने से मेरे मन पर क्या असर हुआ था। अभी मीनू अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि रोहित ने प्रसन्न मुद्रा में कमरे में प्रवेश किया। आते ही तुरंत मीनू को अपनी बाहों में भरकर उठा लिया। माँ ने पूछा, रोहित, आज तुम बहुत खुश हो, क्या बात है? हाँ माँ, आज मीनू दीदी का रिजल्ट निकल आया है। अपने परीक्षा फल के बारे में जानकर मीनू का हृदय भी प्रसन्नता से झूम उठा। आज उसे आभास हुआ कि वह एक अबला नारी नहीं वरन उसमें भी बहुत कुछ करने की क्षमता है। मीनू की इस सफलता को देखकर माँ की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्होंने मीनू को इस जीवन रूपी मार्ग पर सदैव प्रयत्नशील रहने की प्रेरणा दी थी। मीनू का परीक्षा फल देखकर पिताजी भी मिठाई लेकर आ गए थे। जब उन्होंने घर में प्रवेश किया तो सर्वप्रथम उन्होंने मीनू का मुंह मीठा कराया और उसे सफलता का आशीर्वाद देते हुए उसके मंगल भविष्य की कामना की। मेरठ में प्रैक्टिस शुरू करने के लिए मीनू ने रजिस्ट्रेशन करा लिया था। मीरापुर में रहते हुए वह उज्जवल भविष्य की आशा नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने मेरठ शहर ही अपनी प्रैक्टिस के लिए चुना। आज मीनू को मेरठ के लिए प्रस्थान करना था। उसकी लगभग सभी तैयारियां हो गई थी। जब मीनू पहली बार पढ़ने के लिए मेरठ गई थी तब उसे केवल अपने कपड़े व आवश्यक सामान ही ले जाना पड़ा था, परंतु आज तो उसे घर गृहस्थी का सभी सामान ले जाना पड़ रहा था। अभी तक तो मीनू मेरठ में हॉस्टल में ही रहती थी। खाने पीने व रहने की सभी सुविधाएं थी, परंतु अब उसे अलग छोटा सा घर बसाकर रहना था। पिताजी ने नीलिमा के पति को पत्र लिखकर एक कमरे का इंतजाम करा लिया था। मीनू को अब उसी कमरे में जाकर अपना छोटा सा घर बसाना था। माँ को इस बात की चिंता थी कि ना जाने मीनू को कैसे पड़ोसी मिलेंगे। अब तो मीनू को वहाँ पर अकेले ही रहना पड़ेगा। उन्होंने अपनी महरी की छोटी बेटी राजो को भी मीनू के साथ भेजने का निश्चय किया, जिससे मीनू अकेली भी ना रहे और वह उसका घर का काम भी कर दे। जब मीनू पहली बार मेरठ गई थी तब माँ को बहुत दुख व अकेलापन का एहसास हुआ था, परंतु आज उन्हें प्रसन्नता का एहसास हो रहा था, क्योंकि आज उनकी बेटी इस योग्य बन सकी थी कि वह समाज में अपना ऊंचा स्थान बनाकर रह सके। मेरठ की एक साफ सुथरी बस्ती में मीनू का एक छोटा सा कमरा था, जो कि पूर्ण रूप से व्यवस्थित था। नीलिमा ने उसके कमरे को व्यवस्थित करने में मीनू और राजू का
पूर्ण सहयोग दिया था। उस छोटे कमरे में राजो और मीनू ही रहती थी। राजो 12 वर्ष की एक छोटी सी लड़की थी, परंतु राजो के पास रहने पर मीनू को अकेलापन नहीं लगता था। सुबह 10 बजे वह कचहरी जाती, शाम को थकी हुई लौटकर आती थी। किसी दिन यदि ज़्यादा अकेलापन महसूस करती तो नीलिमा के घर चली जाती। इसी प्रकार उसका जीवन क्रम चल पड़ा। मीनू को मेरठ आए 10 दिन हो चुके थे। उसे नीलिमा से पता चल गया था कि अमित अभी भी अस्पताल में ही है। आज मीनू ने कचहरी जाने से पहले ही निश्चय कर लिया था कि वह लौटते समय अस्पताल में अमित से मिलकर आएगी। आज ना जाने क्यों उसे अमित की स्मृति हो आई। आज मीनू को कई मुकदमे मिल गए थे, इसलिए उसे काफ़ी थकान भी महसूस हो रही थी। जब वह कचहरी के कार्य से मुक्त हुई तो उसका दिल हुआ कि वह अस्पताल न जाकर सीधे अपने घर जाकर आराम करे, परंतु दूसरे ही क्षण मीनू के कदम अस्पताल की ओर बढ़ गए। उसके हृदय में एक अंतर्द्वंद था। उसका अस्पताल जाना उचित होगा या नहीं। कई बार उसको अंतःप्रेरणा ने उसे वापस मुड़ जाने के लिए प्रेरित किया, परंतु वह इस अंतर्द्वंद में फैसला नहीं कर पाई। उसके कदम अस्पताल की ओर बढ़ते गए। उसने देखा कि वह अस्पताल के सामने खड़ी थी। मीनू ने अमित के कमरे में प्रवेश किया तो देखा कि अमित अपने पलंग पर लेटा अपनी माँ से बातें कर रहा था। मीनू को देखकर उन्होंने उसे प्रेम पूर्वक बैठाया। उसे देखकर अमित के मुरझाए चेहरे पर भी खुशी की लहर दौड़ गई। तभी माँ ने मीनू से पूछा, मीनू तुम्हारी वकालत तो पूरी हो गई है ना? हाँ आंटी, मैंने प्रथम श्रेणी में वकालत भी पास कर ली और अब यहाँ मेरठ में ही प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। अच्छा बेटी, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, उन्होंने प्रसन्न मुद्रा में कहा। मीनू ने मेरठ में ही प्रैक्टिस शुरू कर दी। यह जानकर अमित ने भी प्रसन्नता का अनुभव किया, परंतु दूसरे ही क्षण उसके हृदय की हीन भावना ने उसे उदास कर दिया। अब क्या वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकेगा? क्या उसके शरीर के सभी अंग पहले की तरह कार्य कर सकेंगे? आदि अनेक प्रश्न उसके मस्तिष्क में घूमने लगे। अमित को उदास देखकर मीनू ने पूछा, अब आपकी हालत कैसी है? हालत तो बस यूं ही है, वैसे पहले से कुछ सुधार हुआ है। यह बताते बताते अमित के चेहरे पर उदासी सी छा गई। मीनू बेटी, डॉक्टर तो अपनी ओर से भरसक प्रयत्न ही कर रहे हैं। अमित की सभी हड्डियां ठीक तरह से जुड़ जाएं, वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए, परंतु फिर भी सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। इस समय तो इसे दवा और दुआ दोनों की आवश्यकता है। यह कहकर वह उदास हो गई। आंटी को उदास देखकर मीनू भी उदास हो गई। उसने पूछा, वहाँ अस्पताल में और कितने समय रहना पड़ेगा? 4 महीने तो अभी और रहना पड़ेगा, बाद की ईश्वर जाने क्या होता है। 4 महीने और? मीनू के मुंह से निकल पड़ा। हाँ मीनू, समय का चक्र किसी की समझ में नहीं आता है। हमारे भाग्य में शायद यही लिखा था। तभी मीनू ने घड़ी की ओर दृष्टि डाली। शाम के 6 बज चुके थे। उसने खिड़की से बाहर झांका तो बाहर सड़क पर बिजली का प्रकाश नजर आ रहा था। उसने आंटी से चलने की आज्ञा ली और बाहर निकल आई। अब वह शीघ्र ही घर पहुंचने के लिए व्याकुल थी, क्योंकि नन्ही राजू उसकी प्रतीक्षा कर रही होगी। जैसे ही मीनू कमरे पर पहुंची तो राजू ने उससे पूछा, दीदी आज आपको बहुत देर हो गई, क्या आज कचहरी में बहुत काम था आपको? राजू की यह बात सुनकर मीनू को क्रोध भी आया कि यह नन्ही बच्ची कौन होती है ये बात पूछने वाली। दूसरे ही क्षण याद आया कि यही राजू ही तो इस समय उसका एकमात्र सहारा है। यदि राजू ना होती तो क्या वह यहाँ अकेली रह सकती थी? राजू मीनू के लिए एक थाली में खाना लगाकर ले आई और बोली, दीदी आज आप बहुत थक गई होंगी ना, इसलिए मैंने खाना तैयार कर लिया ताकि आप आकर जल्दी ही खाना खाकर आराम कर लें। राजू को कि इस बात में कितने अपनेपन का एहसास था। तभी मीनू बोल पड़ी, राजू तुम मेरा बहुत ध्यान रखती हो। दीदी यदि मैं आपका ध्यान नहीं रखूंगी तो इस प्रदेश में आपका कौन ध्यान रखेगा? अच्छा राजू, तुम भी अपना खाना ले आओ, आज हम दोनों साथ साथ बैठकर खाना खाएंगे, मीनू ने राजू से कहा। राजू भी दूसरी थाली में अपना खाना ले आई। दोनों ने खाना खाया। राजू अपना सभी काम समाप्त करके अपने बिस्तर में जाकर लेट गई। मीनू भी 1 घंटे तक पड़ी, उसके बाद अपने बिस्तर में लेट गई। पलंग पर लेटे लेटे मीनू की नज़र राजू पर पड़ी। सारे दिन की थकी हुई राजू गहरी नींद में सो चुकी थी, परंतु मीनू की आंखों में नींद कहाँ थी। उस समय मीनू के मस्तिष्क में अमित का उदास चेहरा घूम रहा था। अमित अपनी इस दशा में कितना निराश हो चुका था। तभी मीनू को ध्यान आया कि अमित ने केवल उसी के कारण इतने वर्षों तक विवाह नहीं किया, जबकि उसे अच्छी से अच्छी लड़की मिल सकती थी। तभी दूसरा विचार मीनू को बेचैन कर गया कि यदि अमित अपाहिज हो गया तो क्या मीनू को उसके साथ विवाह करना चाहिए? परंतु यह एक्सीडेंट विवाह के बाद भी तो हो सकता था। अमित ने
उसकी इतने वर्षों तक प्रतीक्षा की, तो क्या वह उसके अरमानों को ठुकरा दे? आदि अनेक बातों से मीनू का मन बेचैन हो गया। वह पलंग पर लेटी अपनी करवटें बदलती रही। कुछ देर बाद उसे नींद आ गई और फिर सुबह देर से ही उसकी आंखें खुली। मीनू को वकालत शुरू किए हुए 8 महीने हो चुके थे। इन 8 महीनों में उसने अपनी धाक जमा ली थी। दिखने में पतली छोटी सी दिखने वाली मीनू की आवाज़ में कितना जोश था, कितना उत्साह था। उसकी बुलंदी के चर्चे चारों ओर फैल गए थे। उसकी रोबीली आवाज़ सबके मन में मोह कर गई थी। मीनू को साधारण रूप से देखने वाला व्यक्ति विश्वास ही नहीं कर सकता था कि वह इतनी साहसी होगी। पिछले 8 महीनों में मीनू अमित से मिलने 4 बार गई, परंतु केवल एक मरीज की हितैषी बनकर। पिछले 2 महीने से तो वह उसके पास जा ही ना सकी थी, ना उसका कोई समाचार ही मिल सका था। रविवार का दिन था। सप्ताह में केवल एक ही दिन तो मीनू अपने को स्वतंत्र अनुभव करती है। रविवार होने के कारण उसने सोचा कि आज का दिन नीलिमा के साथ ही व्यतीत किया जाए। वह नीलिमा के घर जाने को ही थी। इतने में उसकी छोटी बहन आशा अपने पति व बेटे के साथ वहां आ गए। मीनू आशा से लगभग 8 महीने बाद मिली थी। कितना परिवर्तन आ गया था आशा में। माँ बनने के बाद काफ़ी मोटी हो गई थी। यद्यपि वह मीनू से छोटी थी, परंतु मीनू उसके सामने काफ़ी छोटी प्रतीत हो रही थी। आशा का नन्हा बेटा कितना प्यारा था। बिल्कुल अपनी माँ का रंग रूप लिया था उसने। मीनू ने आशा की गोद से उसे ले लिया। वह नन्हा बालक जैसे ही मीनू की गोद में आया, उसने रोना शुरू कर दिया। तभी मजाक करते हुए आशा के पति बोले, बेटे रोते नहीं, आप इस समय मौसी की गोद में हो, और मौसी तो माँ सी होती है। उनकी इस बात को सुनकर सब हंस पड़े, परंतु वह बच्चा रोता ही रहा। फिर आशा ने उसे अपनी गोद में लेकर सुला दिया। आशा की गोद में उस नन्हे को देखकर मीनू का हृदय मातृत्व की भावना से अभिभूत हो उठा। कितना भला लगता है माँ बनना भी। आशा कितनी भाग्यशाली है। कुछ ठहरकर आशा के पति बाजार चले गए। दोनों बहनें काफ़ी दिनों के बाद मिली थी, इसलिए बहुत सी बातें इकट्ठी हो गई थी। घंटों तक बैठी दोनों बहनें बातें करती रहीं। बातों बातों में आशा मीनू से पूछ बैठी, दीदी अब तो आपकी वकालत पूरी हो गई, आपने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी, अब आगे क्या विचार है? आगे आगे क्या विचार है, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। मीनू ने बड़ी लापरवाही से आशा के प्रश्न का उत्तर दिया। दीदी इतनी लंबी जिंदगी पड़ी है, एक अवस्था ऐसी आती है जब अपने पति और बच्चों का ही सहारा होता है, आशा ने मीनू को समझाते हुए कहा। अभी इतनी जल्दी भी क्या है, फिर सोच लेंगे इस बारे में। यह कहकर मीनू वहाँ से उठ गई। आशा को लगा कि शायद विवाह की बात जीजी को अच्छी नहीं लगती। तभी आशा ने अपनी बात का विषय बदला और मीनू से माँ, पिताजी व रोहित की कुशल क्षेम पूछी। मीनू ने बताया, पिताजी का स्वास्थ्य ठीक है, माँ भी ठीक है, बस सारा दिन घर के कार्य में व्यस्त रहती हैं, और रोहित ने इंजीनियरिंग पूरी कर ली है। यह तो तुम्हें ज्ञात हो गई। अब उसकी दिल्ली में नौकरी भी लग गई है। शुरू में ही 3,000 रुपये महीना पा रहा है। अच्छा दीदी, ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है, पर रोहित ने मुझे एक पत्र भी नहीं लिखा। कल दिल्ली जाएंगे तब उससे मिलकर आएंगे। रविवार का पूरा दिन किस प्रकार व्यतीत हो गया, मीनू को उसका कुछ पता ही ना चला। अगले दिन प्रातःकाल ही आशा दिल्ली चली गई। आशा के पति को दिल्ली किसी आवश्यक कार्य से जाना था। आशा ने सोचा कि वह भी जाकर रोहित से मिल आएगी। आशा के जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। सबके बोलने की आवाज़ व छोटे बच्चे के रोने के स्वर से सारा कमरा गूंजता था। रोहित को दिल्ली में अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाने के बाद से उसके अनेक रिश्ते आने शुरू हुए थे, परंतु मीनू के पिताजी सबको यही कहकर टाल देते कि अभी हमें बड़ी बेटी की शादी करनी है, उसके बाद ही बेटे के करेंगे। आज भी दिल्ली से कोई सज्जन रोहित के लिए अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए थे। पिताजी के इनकार करने पर भी उन्होंने अपनी बेटी का फ़ोटो सामने रख दिया। दयाराम जी व उनकी पत्नी दोनों को ही फ़ोटो पसंद आ गया था, परंतु फिर भी वे अभी इस पक्ष में नहीं थे कि बड़ी बेटी के विवाह से पहले ही बेटे का विवाह कर दे। उन्होंने उन सज्जन को यही कहकर विदा किया कि अभी हम रोहित की शादी नहीं कर रहे, ना रोहित ही अभी विवाह के पक्ष में है। वे सज्जन तो वहाँ से चले गए, परंतु माँ और पिताजी दोनों की ही मनस्थिति व्याकुल हो गई। वे इस बात से चिंतित थे कि मीनू अभी विवाह के लिए पूर्ण रूप से सहमत नहीं थी और बिना मीनू की स्वीकृति के वे उसका विवाह नहीं कर सकते थे। तभी चिंतित स्वर में दयाराम बोले, मीनू की माँ, समझाकर तुम ही मीनू को विवाह करने के लिए तैयार करो। मीनू को मैं समझाने की कोशिश तो करूँगी, पर वह बहुत स्वाभिमानी लड़की है, पता नहीं विवाह के लिए तैयार होगी या नहीं। उसको तुम समझा कर तो देखो, हो सकता है अब उसका विचार बदल गया हो, वह अब शादी के लिए तैयार हो जाए।
हाँ, अब तो विवाह के लिए तैयार हो ही जाना चाहिए। जब तक हम अपने हाथों से उसका कन्यादान न कर देंगे तब तक हम सुख से कहाँ रह सकेंगे, और हमारा समाज भी तो चैन से नहीं रहने देता है। मैं जहाँ भी कहीं जाती हूँ कोई ना कोई मुझसे पूछ ही लेता है कि अभी बड़ी बेटी की शादी नहीं कर रही हैं, क्या बात है, क्या उसके योग्य कोई पढ़ा लिखा लड़का नहीं मिल रहा। कोई कहती है कि आजकल लड़कियों को इतना नहीं पढ़ाना चाहिए, पढ़ने के बाद दिमाग खराब हो जाते हैं, लड़कियों को लड़के पसंद नहीं आते। वे दोनों चिंतित स्वर में अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे थे कि इतने में दरवाजे पर किसी ने घंटी बजाई। दयाराम जी दरवाज़ा खोलने के लिए उठे। दरवाज़ा खोलते ही आश्चर्यचकित रह गए। उनके सामने मायाराम जी व अमित खड़े थे। एक बार उन्हें विश्वास सा नहीं हो रहा था कि ये वास्तविकता है या स्वप्न। वे सब स्तब्ध से खड़े रह गए। दूसरे ही क्षण जब यह ध्यान आया तब उन्होंने उन दोनों को अंदर बुलाकर बैठाया। माँ अमित को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। मीनू ने अमित का जो हाल बताया था उससे तो नहीं लगता था कि अमित पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। इस समय तो वह ठीक प्रकार से चल फिर रहा था। तभी माँ ने अमित से पूछा, अमित बेटे अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मीनू से तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में पता चला था। हाँ, अब तो पूरी तरह से ठीक हूँ, अमित ने बड़ी आत्मीयता से उन्हें जवाब दिया। तभी मायाराम जी बोल पड़े, अमित की हालत तो बहुत नाजुक हो गई थी। सब ईश्वर का ही आशीर्वाद है जो ठीक हो गया। चलिए, ईश्वर ने सब ठीक किया, कहकर माँ अंदर रसोई घर में चाय आदि की तैयारी करने चली गई। मायाराम जी को दयाराम जी से बात करने में संकोच सा हो रहा था। फिर उन्होंने साहस एकत्र करके बात करनी शुरू की। भाई साहब, लगभग 4 वर्ष पहले जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आशा है आप हमें क्षमा कर देंगे। नहीं भाई साहब, इसमें क्षमा की क्या बात है? दयाराम जी ने बात को संभालते हुए कहा। नहीं, हमसे जो भूल हो गई है उसके लिए हमें बहुत समय तक पछतावा रहा, परंतु जैसी होनी होती है वैसा ही दिमाग भी हो जाता है। भाई साहब छोड़िए इस बात को। मायाराम जी साहस एकत्र करके बोले, देखिए उस दिन हमने मीनू के रिश्ते को ठुकराया था, आज फिर हम मीनू का हाथ मांगने आए हैं। दयाराम जी तुरंत बोल पड़े, मीनू मीनू तो अभी शादी के लिए हाँ ही नहीं कर रही। उसकी स्वीकृति के बिना हम उसकी शादी के लिए हाँ नहीं कर सकते। मायाराम जी बोले, शादी विवाह का मामला नाजुक होता है, बिना लड़के व लड़की की स्वीकृति के विवाह नहीं करना चाहिए, और विवाह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल तो नहीं। अब देखिए हमारे अमित के लिए ना जाने कितने रिश्ते आए, पर उसने किसी के लिए हाँ ही नहीं की। दयाराम जी आश्चर्य युक्त स्वर में बोले, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, जब मीनू यहाँ आएगी तब उससे बातें कर लेंगे और जैसा भी निश्चित होगा हम आपको सूचना दे देंगे। हाँ जी ठीक है, मायाराम जी ने कहा, मीनू की स्वीकृति लेना अनिवार्य है, उसके बाद आप हमें सूचित कर दें। कुछ देर बैठने के बाद मायाराम जी और अमित चले गए, परंतु आज दयाराम जी को अवश्य यह एहसास हो रहा था कि जैसे किसी ने उनके दुखी हृदय को सांत्वना दे दी हो। कचहरी का शनिवार और रविवार 2 दिन का अवकाश था। मीनू को मीरापुर गए कई महीने हो गए थे। माँ व पिताजी से मिले हुए भी काफ़ी समय हो गया था, इसलिए इन 2 दिनों के अवकाश में मीनू ने मीरापुर जाने का निश्चय किया। अब राजू भी कितनी प्रसन्न थी। उसे जब से वह यहाँ लाई गई थी, आज पहली बार वह अपने घर जा रही थी। उसका भी माँ का कई बार पत्र आ गया था जिनमें उसको बुलाने के लिए लिखा गया था, परंतु वह अपनी मीनू दीदी को छोड़कर जाने का साहस नहीं कर पाई थी। जैसे ही मीनू बस में चढ़ी उसे अपने पड़ोस की मौसी बैठी दिखाई दी। उनके साथ उनकी कोई महिला संबंधी भी थी। मीनू ने उन्हें देखकर उनका अभिवादन किया और उनके आगे की सीट जो कि खाली पड़ी थी उस पर राजू के साथ बैठ गई। तभी मीनू की पड़ोसिन मौसी ने पूछा, मीनू तुम्हारी वकालत तो अब पूरी हो चुकी होगी, अब क्या कर रही हो? जी मैंने मेरठ में ही प्रैक्टिस शुरू कर दिया। अच्छा, प्रैक्टिस भी शुरू कर दी? तब तो मेरठ में ही घर लेकर रह रही होंगी। हाँ मौसी, मीनू ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। अरे बिल्कुल अकेली कैसे रह लेती है तू? मैं अकेली नहीं मौसी, ये राजू मेरे साथ रहती है। कुछ भी हो, जब तक अपने घर का कोई न रहता तब तक क्या? मौसी की यह बात मीनू के हृदय में चुभ गई। शायद उन्हें मीनू पर विश्वास नहीं था। मीनू ने सोचा कि यदि मौसी से थोड़ी देर और बात की गई तो वे कुछ न कुछ ऐसी बात कह देंगी जो उसके दिल को पीड़ा पहुंचाएगी। इसलिए उसने अपना बैग से उपन्यास निकालकर पढ़ना शुरू कर दिया। मीनू को पढ़ता देखकर मौसी ने अपने साथ बैठी महिला से बातें शुरू कर दी। उस महिला ने पूछा, यह कौन लड़की है जिससे तुम बातें कर रही थी? मौसी बोली, ये हमारे पड़ोस की ही लड़की है। इसके माता पिता ने ऐसे दिमाग खराब किए हैं कि इसके
कि यह शादी करने को ही तैयार नहीं। मैंने भी इसके लिए एक लड़का बताया था, परंतु मना कर दिया। अच्छा, लड़कियों को इतना सिर नहीं बैठाना चाहिए, फिर आगे चलकर बहुत परेशानी होती है। उस महिला ने भी मौसी की ही बात का समर्थन किया। और तो और इसकी छोटी बहन की शादी हो गई, इसके भाई की भी शादी हो जाएगी, बस यही कुंवारी बैठी रहेगी। उन दोनों की ये बातें मीनू के कानों तक पहुंच रही थी। मौसी के ये शब्द मीनू के हृदय में तीर की भांति चुभ गए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या समाज में अपनी इच्छा से लड़की को जीने का कोई अधिकार नहीं। एक लड़की को अबला जानकर उसे कुएं में धकेलने की कोशिश की जाती है। कैसे नियम है समाज के। मीनू का हृदय यह सब बातें सुनकर रो पड़ा। मौसी की बातें जारी रहीं। वे बोली, इसके माता पिता को देखो, जवान लड़की को अकेला मेरठ छोड़ रखा है। बताओ, आजकल के ज़माने में जवान लड़कियां को अपने से अलग रखा जाता है क्या? उनकी बात का समर्थन करते हुए महिला बोली, कहाँ जी, कल के दिन कोई ऊंच नीच बात हो गई तो जिंदगी भर के लिए मुंह काला हो जाएगा। उनकी बातें सुनकर मीनू को लगा कि दोनों की बातों को का कड़ा सा जवाब देकर मुंह बंद कर दे, परंतु मीनू सभ्य व सुशील लड़की थी। वह बस में बैठकर इस तरह की लड़ाई नहीं करना चाहती थी, इसलिए ये सब बातें उसने जहर की तरह पी ली। मीनू ने अपने ऊपर बहुत संयम रखने की कोशिश की, परंतु उसका हृदय इन सब बातों से बेचैन हो रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि हमारे समाज में स्त्री व पुरुष में इतना भेद क्यों। यदि कोई लड़का अकेला रहता है तो समाज उस पर उंगलियां नहीं उठाता, चाहे वह कितना ही अपराध क्यों ना करता हो। परंतु एक लड़की, चाहे वह कितना ही संयमशील जीवन क्यों न व्यतीत करती हो, फिर भी समाज उस पर दोषारोपण करता है। अभी वह इन विचारधाराओं में तालीम थी कि बस मीरापुर के बस स्टेशन पर आकर रुक गई। जैसे ही उसने अपना सूटकेस उठाया, उसकी नज़र मौसी पर पड़ी। उन्हें देख मीनू का हृदय घृणा से भर गया। उनकी ओर बिना देखे ही वह अपने घर की ओर चल दी। जैसे ही मीनू घर पहुंची, माँ उसे देखकर प्रसन्न हुई और बोली, मीनू, कल तुम्हारे पिताजी तुमसे मिलने के लिए मेरठ जाने की ही सोच रहे थे। अच्छा माँ, मेरी 2 दिन की छुट्टियाँ थी, मैंने सोचा आप लोगों से मिले काफ़ी दिन हो गए, इसलिए चली आई। अच्छा किया बेटी, तुम आ गई हो, तुमसे कुछ आवश्यक बातें भी करनी है। पहले कुछ खा पी लो, उसके बाद बैठकर बातें करेंगे। सफ़र की थकान और मौसी की बातें सुनकर मीनू के सिर में दर्द होने लगा था। वह कुछ देर आराम के लिए पलंग पर लेट गई, परंतु उसे आराम कहाँ। उसके मस्तिष्क में मौसी व उनके साथ बैठी महिला के शब्द गूंजने लगे। उसे आभास हुआ कि कहीं उस गुंजन की प्रतिध्वनि से उसके मस्तिष्क की नसें न फट जाएं। उसने अपने को संयमित किया और माँ के पास चली गई। उसे देखकर माँ बोली, बेटा, तुम्हारी प्रैक्टिस अब कैसी चल रही है? माँ, पिछले 2 महीने में तो मुझे 3,000 से 4,000 रुपये तक मिल गए। वैसे अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 1-2 वर्ष में आशा है कि और अच्छी चलेगी। हाँ बेटी, परिश्रम का फल तो अवश्य ही मिलता है। तुमने इस योग्य बनने के लिए ही तो दिन रात एक कर दिया था। ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। तुमने कठिन परिश्रम किया, ईश्वर ने तुम्हें इसका फल दिया। हाँ माँ, इसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान व आशीर्वाद रहा है। यदि आपका सहयोग न मिलता तो शायद मैं इस योग्य कभी ना बन पाती। मीनू, अब तो तुम अपने पाँव पर खड़ी हो गई, वकालत में भी काफ़ी पैसा कमा रही हो। परंतु बेटी, एक लड़की की ज़िंदगी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। बेटी, तुम्हारे अंदर चाहे कितनी भी योग्यता क्यों ना हो, फिर भी तुम एक लड़की हो। माँ, तो लड़की होना कोई गुनाह है? नहीं बेटी, पर जब तक लड़की का विवाह नहीं हो जाता तब तक समाज चैन नहीं लेने देता। सबके हृदय में गलत भावनाएं शीघ्र ही प्रवेश कर जाती हैं। एक कुंवारी युवा लड़की को देखकर सभी उंगलियां उठाते हैं। तो माँ, आपकी इच्छा है कि मैं विवाह कर लूँ? हाँ बेटी, परसों मेरठ से मायाराम जी व अमित आए थे। कैसे आए थे माँ? तुम्हारा हाथ मांगने। अच्छा, हाँ मीनू, और वो मायाराम जी अपनी पिछली गलती पर बहुत शर्मिंदा भी थे। कुछ सोचते हुए मीनू सिर्फ हूँ कर हाँ ही कर सकी। अमित ने सिर्फ इसी भूल का प्रायश्चित करने के लिए आज तक विवाह नहीं किया। कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद मीनू ने जवाब दिया, माँ, जैसा आप उचित समझे वैसा ही करें। उसकी इस बात में स्वीकृति के लक्षण झलक रहे थे। इस स्वीकृति को पाकर माँ ने चैन की सांस ली। मीनू ने अपने पिताजी से स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि वह किसी भी प्रकार की फिजूल खर्ची पसंद नहीं करेगी। मीनू के विवाह की तैयारियां शुरू हो गई थी। विवाह के लिए पंडाल की सजावट 10,000 रुपये में तय कर ली गई थी। जैसे ही उसे पता चला कि 10,000 केवल पंडाल की सजावट पर खर्च होंगे, चंद घंटों की सजावट के लिए पैसों की बर्बादी, उसे यह सब पसंद नहीं था।
सायकाल जब दयाराम जी घर आए तो उसने सबसे पहले उनसे यही प्रश्न पूछा, पिताजी कुछ ही घंटों की रौनक के लिए आप 10,000 रुपये की बर्बादी क्यों कर रहे हैं? उचित तो यही होगा कि इनमें से 5,000 रुपये आप किसी गरीब बेसहारा को दे दें जो इन पैसों से अपना कोई काम शुरू करे। गरीब बेसहारा व्यक्ति जिंदगी भर आपको दुआएं देगा। ये सब बातें मीनू एक ही सांस में बोल गई। उसकी ये सब बातें सुनकर दयाराम जी कुछ सोच विचार में पड़ गए। कुछ क्षण बाद वे बोले, मीनू बेटा, दुनियादारी के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। बिना सजावट के आजकल शादी में रौनक कहाँ आती है। परंतु पिताजी, चंद घंटों के लिए 10,000 की बर्बादी मैं पसंद नहीं करूंगी, मीनू ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया। मीनू के विवाह में 10 दिन शेष बचे थे। घर में अनेक प्रकार की तैयारियां चल रही थीं। मीनू बाहर चौक में बैठी मशीन से सिलाई कर रही थी। तभी उसे किसी परिचित का नमस्ते दीदी का स्वर सुनाई दिया। जैसे ही उसने अपनी नज़र उठाई तो वह विस्मित रह गई। अरे यह क्या, इसे तो राजू का चचेरा भाई मनोहर है। यह तो, इसका एक पैर कटा हुआ है, सीधे हाथ की 2 उंगलियां भी गायब है। ये क्या हो गया इसे? मीनू उसकी इस हालत को देखकर परेशान हो गई। तब तक मनोहर उसके समीप आ गया। मीनू ने मनोहर को बैठने के लिए कहा। उसने अपनी बैसाखी दीवार के सहारे एक कोने में खड़ी कर दी और स्वयं पास में पड़े एक पलंग पर बैठ गया। मीनू ने उससे पूछा, मनोहर ठीक तो हो ना? क्या ठीक दीदी, आप तो देख ही रही हैं, उसने उदास स्वर में उत्तर दिया। ये सब क्या हो गया? मीनू ने मनोहर की पीड़ा समझते हुए कहा, ये सब समय का फेर है दीदी। मेरे भाग्य में यही लिखा था। मुझे एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई थी। मैं अपने को बहुत खुशनसीब समझ रहा था कि मुझे इतनी छोटी उम्र में ही नौकरी मिल गई। परंतु ईश्वर को यह सब मंजूर नहीं था। एक दिन काम करते करते मेरा पैर मशीन में आ गया, साथ ही सीधे हाथ की 2 उंगलियां भी कट गई। यह तो बहुत बुरा हुआ। मीनू ने भी उसकी बातें सुनकर उदास हो गई। दूसरे ही क्षण मनोहर के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। वह मुस्कुराते हुए बोला, दीदी मैंने सोचा आजकल शादी का काम होगा, मैं भी कुछ काम कराऊंगा। तुम क्या कर सकते हो मनोहर? उसी पल मीनू को लगा उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, इसलिए उसने अपनी बात को संभालते हुए कहा, आजकल तुम क्या कर रहे हो? खाली बैठा हूँ दीदी, मुझे अपाहिज को कौन नौकरी देगा? मनोहर के इन शब्दों में मजबूरी का एहसास स्पष्ट था। मीनू के हृदय में बचपन से ही अपंगों के लिए दया की भावना थी, परंतु मनोहर को तो वैसे भी वह बचपन से ही जानती थी, इसलिए उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। मीनू ने मन ही मन निश्चय किया कि वह किसी न किसी रूप में मनोहर की सहायता अवश्य करेगी। विवाह के फालतू खर्च में से कुछ रुपए बचाकर अपाहिज मनोहर की सहायता करने का उसने संकल्प लिया। रात में बिस्तर पर पड़े पड़े मीनू यही सोचती रही कि ना जाने हमारे देश में ऐसे कितने अपंग लोग हैं। यदि प्रत्येक संपन्न व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में किसी एक की सहायता कर उसे छोटा सा काम करा दे तो हमारे देश में इन अपंगों की बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी। परंतु ऐसे कितने लोग हैं जो किसी गरीब की मदद करते हैं। पैसे वाले लोग हैं जो किसी गरीब की मदद करते हैं। पैसे वाले लोग अपने नाम के लिए बहुत कुछ लुटा देते हैं, परंतु ऐसे लोगों की मदद कौन करता है? पलंग पर पड़ी पड़ी मीनू यही सोचती रही कि मनोहर की किस रूप से सहायता करे। यदि उसे रुपये दिए जाए तो वह कहीं ऐसे ही उन रुपये को खर्च ना कर दे, और यदि उसे कोई ऐसा काम कराया जाए तो कौन सा? यह अपाहिज हर कार्य तो कर नहीं सकता। सोचते सोचते मीनू के मस्तिष्क में यह विचार आया कि मनोहर के लिए पान की दुकान कराना ही उचित होगा। एक पैर ना होने के कारण वह चल फिर तो नहीं सकता, फिर सीधे हाथ की 2 उंगलियां नहीं तो क्या हुआ, बाकी 3 उंगलियों के सहारे वह पान तो लगा ही सकता है, और 5,000 रुपये में पान की दुकान आसानी से खोली जा सकती है। प्रातः होते ही मीनू ने अपना सुझाव अपने माता पिता को सुनाया। उन दोनों को भी मीनू का सुझाव उचित लगा। उन्हें अपनी बेटी पर गर्व था। इतनी स्वाभिमानी व उदार चरित्र की बेटी पाकर वे अपने को धन्य महसूस कर रहे थे। मनोहर को मीनू के घर के सामने ही पान की दुकान खुलवा दी गई। मीनू की इस दया भावना ने मनोहर की जिंदगी सुधार दी। शेष 6 दिन भी यूं ही व्यतीत हो गए और मीनू का विवाह का दिन भी आ गया। विवाह न करने के कारण समाज के अपशब्द सुनने वाली मीनू आज दुल्हन के रूप में कितनी सुंदर लग रही थी। मीनू दुल्हन बनी, उसकी डोली सजी और अपने पिया संग ससुराल की ओर चल दी। मीनू को पा लेने पर अमित भी अब अपने को भाग्यशाली अनुभव कर रहा था। दुल्हन के रूप में सजी मीनू आज साधारण पड़ी मीनू नहीं, वरन एक प्रसिद्ध वकील मीनू थी, जिसने आत्मविश्वास व लगन से विशेष ख्याति प्राप्त कर ली थी। आज वह अपनी उस मंजिल तक पहुंच चुकी थी जिसकी उसे तलाश थी।